नमस्कार दोस्तों, साइंस की इवनिंग वाले सेशन में केमिस्ट्री की क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये शाम का जो केमिस्ट्री वाला सेशन चल रहा है और इसके अंदर अगर मैं बात करूं, कल आपने बहुत कुछ बातों के बारे में समझा और मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बातें आपको क्या की है क्लियर। तो अब अगर मैं बात करूं तो मैंने कल कहा था कि कल मैं एक नया टॉपिक और बात करूंगा आपसे, जिसके बारे में मेरी बात को सुनना। एक टॉपिक आता है, आप सबको पता है केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक आता है, ठीक है दोस्तों। और उस टॉपिक का नाम अगर मैं बात करूं, एनसीईआरटी की बुक में आता है एक धातु और अधातु। धातु अधातु से संबंधित बहुत कुछ बातें अपन पिछले टॉपिक में पढ़ भी चुके थे, लेकिन थोड़ी बहुत बातें और याद रख लो जो बच गया है। और वैसे भी आपको पता है अब तो धातु क्या होती है। तो टॉपिक अगर मैं बात करूं तो क्या है, धातु है, ठीक है, और अधातु है, मेटल और नॉन मेटल है। इनके बारे में इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे। ये आपका टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक में से मैं फर्स्ट टॉपिक ले रहा हूं। अगर मुझसे पूछा जाए उसका नाम क्या है तो आप बोलोगे धातु, क्लियर। और इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, आप कहोगे इसी को बोलते हैं मेटल, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों मैं एक और ले रहा हूं। एक क्या होता है दोस्तों, तो आप सबको पता है अधातु होता है। अरे क्या होता है, अधातु। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो आप बोलोगे सर इसको बोलते हैं नॉन मेटल, ठीक है। तो ये बात क्लियर रूप से आपको पता होनी चाहिए। अब मैं इसको सिंपल तरीके से बता रहा हूं क्योंकि इसकी बहुत कुछ बातों आप समझ चुके हो। आप सबको ये बात पता है दोस्तों कि धातु क्या होते हैं। तो मुझसे पूछा जाए तो धातु वो होते हैं जो मैं पहले भी कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या, त्यागने का। और हमेशा याद रखो, अगर इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाएगा तो वो क्या बनाएंगे, धनायन बनाएंगे। तो आप ये कह सकते हो कि धातु वो हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। तो क्या बोलोगे, धातु। सिंपल वे में परिभाषा लिख दो, धातु क्या है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागते हैं। आप कहोगे उन्हें क्या कहते हैं, तो मेरे दोस्तों आप कह देना धातु कहते हैं। और अधातु या नॉन मेटल क्या बोलोगे, तो इसका मतलब अब तो आप समझ गए होंगे कि अधातु का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, तो आप कहोगे सर उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। क्लियर, क्लियर बात समझ में। इसका मतलब आप कहोगे एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं थी दोस्तों मुझे। अब तो आप 2-3 दिन से, मैंने कहा अच्छा पढ़ने का यही फायदा होगा कि चीजें बहुत क्लियर रूप से आपके दिमाग में बैठेंगी। आप कहोगे सर धातु कौन सी है, तो जिन पर आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागती है, तो जिन पर धनावेश था वो सब धातु थी। कौन सी थी, तो आप बोलोगे सोडियम भी धातु है, क्योंकि मैं लिख भी देता हूं आप इस, क्योंकि आपको पता है इस पर +1 है। मैग्नीशियम भी धातु है, क्योंकि आपको पता है इस पर +2 है। आप कहोगे एल्युमिनियम भी धातु है, क्योंकि इस पर क्या है, +3 है। आप भी कहोगे आयरन भी धातु है, क्योंकि इस पर +2 भी होता है, +3 भी होता है। लो, आप कहोगे सर कॉपर भी धातु है, बिल्कुल कॉपर धातु है, +1 भी होता है, +2 भी होता है। क्लियर है दोस्तों। तो आपको कोई उदाहरण रटने नहीं है, इसका मतलब समझ में आए। जिन पर प्लस आवेश मिले वो सब धातु है, और अधातु का मतलब जिन पर माइनस आवेश मिले वो क्या होती है, अधातु। और इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन है, बिल्कुल है, -2 है। क्लोरीन है, बिल्कुल है, -1 है। और क्या है, फ्लोरीन है, क्या है, -1 है। अगर पूछे कार्बन है, क्योंकि इस पर -4 स्थायी होता है। और बोलो सिलिकॉन है, बिल्कुल है दोस्तों, आप कहोगे इस पर भी -4 होता है। और बोलो नाइट्रोजन है, बिल्कुल N-3 होता है। ब्रोमीन है, बिल्कुल है दोस्तों, -1 होता है। आयोडीन है, बिल्कुल है दोस्तों, आई। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है ग्रुप डी के अंदर, इनमें से कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है। कोई कंफ्यूज तो नहीं होगा, देख लेना जिन पर प्लस आता है। अब आपको लिख के नहीं देगा प्लस, ये बात क्लियर समझ लेना कि आप सोचो कहीं प्लस प्लस दे दिया तो फिर क्या मतलब निकला, सबको पता है। इसका मतलब आप आवेश अगर आपको पता होंगे और आवेश आप मेरे साथ पढ़ते रहोगे तो अपने आप आपको पता चलते जाएंगे, क्योंकि अब आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, ठीक है, छोटे मोटे स्टूडेंट नहीं रहे। अब बात आती है नेक्स्ट बात, कि हमको ये बात पता होना चाहिए कि धातुओं के गुण क्या है। इधर लिख दूं मैं, अगर मुझसे पूछा जाए धातु के गुण, और भी कोई गुण है क्या, आप कहोगे सर और भी हैं। क्या है, सुनो, ये धातु के गुण हो गए,
दोनों को एक साथ इसी के लिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत कुछ पढ़ चुके हो आप, तो साथ साथ में याद करते चलो। क्योंकि आप एक बात सुनो, ये अधातु के गुण हो गए। कौन कौन से? मेन तो आपको बता ही दिया, लेकिन और भी बात सुनो। अब मेरी बात को फिर गौर सुनना। धातु की बात करूं तो अगर आपसे कोई कहे कि धातु सामान्यतः कैसे होते हैं, तो आप कहोगे धातु हैं वो सामान्यतः कौन सी अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। सामान्यतः कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? तो आप बोलोगे ठोस अवस्था में। क्लियर? शॉर्ट में पूरी लाइन नहीं लिखूंगा। और अगर पूछे अधातु सामान्यतः कौन सी अवस्था में पाई जाती है, तो आप बोलोगे अधातु सामान्यतः द्रव या गैस अवस्था में पाई जाती है। सुनो, अधातु सामान्यतः गैस, ऐसे लिखो यार, सॉरी, ठोस पे गैस अवस्था में पाई जाती है। क्लियर? ज्यादातर अधातु अगर मुझसे पूछा जाए तो वो कौन सी अवस्था में होती है, तो आप बोलोगे गैसीय अवस्था में होती है। लेकिन अब एग्जाम की दृष्टि से इनके क्वेश्चंस में आपको बता रहा हूं। आपसे मैंने कहा सामान्यतः कौन सी अवस्था में? ठोस। आप देख लो, एल्युमिनियम है, ठीक है, आयरन है, कॉपर है, उठा के देखो, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ज्यादातर धातु है, सब अवस्था में कैसी है? सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन आपको नोट डाल के मैं पहले लिखवा चुका हूं, ऐसी अधातु, ठीक है, नोट डाल के मैं पहले इस बात को लिखवा चुका हूं कल की क्लास में। अधातु, सॉरी, धातु की बात कर रहा हूं, धातु कौन सी है ऐसी जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो आप बोलोगे द्रव अवस्था में पाई जाती है वो धातु है मरकरी। था कल? बिल्कुल, यहीं से वो क्वेश्चन बना था कल भी कि ऐसी कौन सी अधातु है, अधातु नॉन मेटल जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तब आप कहोगे सर ब्रोमीन है। क्लियर? अब मेरी बात को सुनो, नेक्स्ट आ जाओ। अगर धातु की बात करूं तो आप बोलोगे सामान्यतः कैसी होती है? सामान्यतः बोलोगे कठोर होती है, हार्ड होती है, कठोर होती है। क्लियर? और अधातु पूछे कैसी होती है, तो आप बोलोगे सामान्यतः भंगुर प्रकृति की होती है। सामान्यतः कैसी होती है? भंगुर। भंगुर जानते हो? भंगुर का मतलब होता है ब्रिस्टल होना। ब्रिस्टल का मतलब होता है टूट के अलग अलग बिखर जाती है। धातु कठोर होती है, कोई भी ले लो, सोना, चांदी, एल्युमिनियम सब कठोर है भाई, ठीक है। लेकिन यहीं से कल एक क्वेश्चन बताया था, इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है आपसे एग्जाम के अंदर, ऐसी कौन सी अधातु है, ऐसी कौन सी धातु है जो मुलायम होती है? और मैंने कहा मुलायम धातु कौन सी है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है? कल मैंने कह दिया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्लियर है दोस्तों? बात समझ में आ रही है? कौन शंकर लाल आ गया बीच में? चलो कोई दिक्कत नहीं। अगली अगर मैं बात करूं, मैंने कहा अधातु कैसी प्रकृति की होती है? भंगुर। लेकिन फिर वहीं से क्वेश्चन आता है, अगर एग्जाम में पूछा जाए, आपको पता है भंगुर है क्या? नहीं, कोयला है, कार्बन का प्ररूप है, अधातु है, और आप कोयले को तोड़ोगे तो टूट के अलग अलग हो जाएगा। ऐसा धातुओं में गुण होता है कि नहीं? मगर आपको पता है, आप सबको पता है कि प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है ना, वो ध्यान रखना अधातु ही होता है। और प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? तो आप सबको पता है मेरे दोस्तों, वो कौन सा है? आप कहोगे हीरा होता है, डायमंड। और हीरा क्या माना जाता है? अधातु, क्योंकि कार्बन का अपर रूप है। क्लियर है दोस्तों? तो मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने कहा सामान्यतः भंगुर प्रकृति के, लेकिन अपवाद हो गया। यही तो क्वेश्चन बनते हैं, अपवाद जहां से बनते हैं कि प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है, तो कभी पूछा जाए तो क्या बोलोगे? हीरा होता है। देखो, वैसे कभी तुमसे ये पूछे ना दोस्तों, एक नोट और बताता हूं आपको। देखो, अगर कभी ये पूछा जाए, ये तो प्रकृति का मतलब प्राकृतिक सबसे, और अगर पूछे कृत्रिम सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो आपने एक सुना होगा, एक होता है SiC, इसको बोलते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड होता है, ये कृत्रिम सबसे कठोरतम पदार्थ होता है।
क्लियर, सिलिकॉन कार्बाइड बोलते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर है। अगली बात सुनो, नेक्स्ट आप आ जाओ धातुओं के गुणों में और अधातुओं के गुणों में। अगर धातुओं में लिखवा क्यों रहा हूं सर, आप कहोगे सर ये ऐसी छोटी छोटी चीजें। दोस्तों एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इनमें से कौन सा धातु का गुण है या नहीं, या कौन सा अधातु का गुण है या नहीं, उस स्थिति के लिए गुण भी याद रख लेना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर धातुओं के बारे में बात करूं तो आपको पता है धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। क्लियर है दोस्तों, सुचालक मतलब कंडक्टर होती है, सुचालक होती है। जबकि अधातु की बात करूं तो अधातु के बारे में याद रखना, आप सबको पता है कि विद्युत की कैसी होती है, नॉन कंडक्टर होती है, कुचालक होती है। ठीक है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन आपको मैंने पहले ही कहा था अगर पूछा जाए सर्वाधिक चालक कौन होती है तो आप बोलोगे सर्वाधिक चालक जो धातु होती है वो होती है चांदी। कल भी लिखवाया था, लेकिन ये कल नहीं लिखवाया था मैंने कहा था मैं आगे लिखवा दूंगा, वो यहीं लिखवाने के लिए। तो याद रख लेना, आपको विद्युत की कुचालक होती है अधातुएं। बात को सुनो, कहने का मतलब अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन ऐसी कौन सी अधातु है, बहुत बार पूछेगा, जो विद्युत की चालक होती है। ऐसी अधातु, मैं डायरेक्ट लिख दूं, पूरी लाइन में लिखना कर, अधातु जो चालक होती है, जो चालक, ठीक है, शॉर्ट में कौन सी है तो याद रखना ग्रेफाइट होती है। क्योंकि दोस्तों ग्रेफाइट की जो संरचना होती है, एक में एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो विद्युत का चालन करते हैं, इसलिए एक ऐसी अधातु ग्रेफाइट है जो विद्युत की चालक होती है। रेलवे में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला बात सुनो, अगली अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए धातुओं के बाद, तो धातुओं में एक बात याद रखना, एक होता है आघात वर्धता। ये बहुत बार पूछा जाता है, आघात वर्धता। आघात वर्धता को मतलब होता है मेलेबल होना। आघात वर्धता, वे मैं दूसरा भी लिख दूं तन्यता, और तन्यता का मतलब होता है डक्टाइल होना। दोनों ही गुण पाए जाते हैं ना। तो धातुओं में आघात वर्धता और तन्यता का गुण पाया जाता है। क्या मतलब है इसका? मतलब होता है कि आप पहला एक एक समझ लो। आप देखो, आघात वर्धता की बात करो, आघात वर्धता का मतलब है अगर धातुओं को पीटा जाए तो टूट के अलग नहीं होंगी, पतली चद्दर के रूप में बिछती हुई चली जाएंगी, इसको बोलते हैं आघात वर्धता। और तन्यता का मतलब अगर धातुओं को खींचा जाए तो इनका तार के रूप में इनको खींचा भी जा सकता है। क्लियर? क्या ऐसा अधातुओं में हो सकता है? नहीं। आपको बताया तो मैंने पहले ही कहा था भंगुर प्रकृति की होती है, इसका मतलब यह गुण इनमें नहीं पाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? पूरी लाइन नहीं लिख रहा हूं दोस्तों, अब आप समझ लो आप जल्दी से, ठीक है। हां, अब बात आती है काम की बात। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाए ना कि सर्वाधिक आघात वर्धता, सर्वाधिक आघात वर्धता पूछे या आपसे तन्यता पूछे, दोनों ही पूछे, किसमें होती है धातुओं में, तो क्लियर याद रखना ये होती है सोने के अंदर। सोना, इसको क्या बोलते हैं? एयू बोलते हैं, सोने के अंदर। क्लियर है याद? सर्वाधिक। आप मुझे परमाणु क्रमांक बता सकते हो, एटॉमिक नंबर? जल्दी बताओ कितने लोगों को याद हो रहा है, बताओ आंसर दो मुझे, कितना है इसका, जल्दी दो आंसर। हाँ, गोल्ड का बताओ मुझे एक बार, परमाणु क्रमांक बताओ, एटॉमिक नंबर क्या पूछ, मैं ये देखना चाह रहा हूं तुम्हारी पढ़ाई किस लेवल की चल रही है, मुझे बताओ जल्दी, बिना इधर उधर दिमाग लगाए जल्दी बताओ कितना है। वो सब तार खींच दूंगा, वो चिंता मत करो मदन मोहन योग, तुम मुझे हाँ, विक्रांत कुमार ने बताया 79। ठीक है, और भी है कोई? भगवान सा, अरुण कुमार, इसका वेरी गुड। तो इसका मतलब सभी अच्छे चल रहे हो तुम, इसका मतलब क्या होता है? परमाणु क्रमांक 79 होता है। सही, ऐसे याद रखो। मरकरी का 80 होता है, मरकरी से एक पहले आता है, क्या हो गया? 79। आघात बढ़ता मतलब धातुओं में सबसे पतली से पतली किस धातु को किया जा सकता है? सोने को। और सबसे लंबा तार भी पतले से पतला खींचा जा सकता है, वो किसका? सोने का। ऐसा बोलते हैं कि
एक, अगर ऐसा बोलते हैं कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा पतला तार खींचा जा सकता है 1 ग्राम सोने से, तो क्लियर, याद रखना इस बात को, इस तरीके से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। क्लियर, ये मैंने कुछ धातु अधातु के बारे में बातें बताई हैं, जिनको एक देखो, एक बात ये भी आती है, देखो अगर मुझसे पूछा जाए, रख लेना चलो याद इसको भी, जो धातु होती है ना, धातु में चमक पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, सोना चांदी कोई भी है, इन सब के अंदर क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। लेकिन ऐसा कोई अधातु में होता है था नहीं, आप बोलोगे ऐसा अधातु में नहीं होता है, लेकिन आपको पता है एक बात, नोट डाल के आपको पता है, ऐसी कौन सी अधातु है जो चमकीली होती है, चमकीली अधातु। क्लियर है ना, तो याद रखना दो, एक तो हीरा होता है और एक आयोडीन भी होती है, ठीक है ना। तो कभी आपसे एग्जाम में ऐसा हो जाए तो ध्यान रख लेना ऑप्शन के लिए। क्लियर, तो ये बातें कुछ मैंने आपको धातु अधातु के बारे में जानकारी दे दी है। आपको ये बात पहले ही कह चुका हूं, सबसे हल्की धातु कौन सी है, भारी धातु कौन सी है, ये बात सबसे कम गलनांक वाली, अधिक गलनांक वाली, तो ऐसी बातें हम कर चुके हैं, आपको इनके बारे में पता है। कुछ पॉइंट और बता दी, अब मैं और बताता हूं एग्जाम के लिए। ये धातु अधातु वाले चैप्टर में और बोलो कि एग्जाम में क्या आ सकता है, मैं आपको बताता हूं एग्जाम में क्या क्वेश्चन आए हुए भी बताता हूं। एक बात सुनो, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, मैं आपको बताता हूं, और वो क्या है, मेरी बात को सुनना। एक शब्द तो आता है, मेरी बात को छोटे छोटे शब्द बता रहा हूं आपको, है ना। एक शब्द आता है एनोडीकरण, ठीक है, इसको याद रख लेना, ठीक है ना। क्या होता है मैं बता दूं आपको, एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे ये अब एनसीईआरटी की चीजें देखो आप, मैं फिर बोल रहा हूं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। मैंने क्या बोला कि एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, एनोडीकरण। और ये क्या काम आती है, तो एल्यूमिनियम को संचारण से बचाती है, संचारण का मतलब खराब होने से बचाने, ये एक प्रोसेस होती है। क्लियर, जिसका कोई लेना देना नहीं है, आप उस प्रोसेस को याद रखो। विलयन लेते हैं हम कॉपर सल्फेट का, उसके अंदर छड़ रखते हैं, फिर वो ऑक्सीजन छड़ पर पहुंचती है, उस पर एक परत बनाती है, तब उसको संचारण से बताया जाता है। तो आपसे प्रोसेस पूछेगा, तुमसे ये पूछेगा, मैं आपको क्लियर बता दूं एनोडीकरण क्या होता है, तो आप बोलोगे एल्यूमिनियम पर, एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ाने की क्रिया को, मोटी परत या परत बोल दो, ऑक्साइड की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे इसको एनोडीकरण कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। क्लियर, अब मैं आपको 2-3 बातें यहीं से बताते चलूंगा आपको, ठीक है। एक बात सुनो, किस पर, एल्युमिनियम पर। तो और काम क्या करती है एनोडीकरण की क्रिया, ये एल्युमिनियम को संचारण का मतलब खराब होना, संचारण का मतलब किसी चीज को खराब होती है ना, जैसे लोहे पर जंग लगती है तो इसका मतलब लोहे का क्या हो जाता है, संचारण हो जाता है, तो एल्युमिनियम को संचारण से बचाती है। आप कहोगे सर क्या पूछेगा इसमें, आपसे इतना सा पूछेगा एग्जाम के अंदर, कभी पूछ लिया जाए कि एनोडीकरण की क्रिया का संबंध किस तत्व से होता है, आप बोलोगे इसका संबंध होता है एल्युमिनियम से, बस इतना सा क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है दोस्तों, यही मैं 3 क्वेश्चन और बता रहा हूं, तुम भी क्या याद रखोगे, देखो सुनो, जो तो आपको बहुत पता भी होंगे और नहीं पता होंगे तो एग्जाम में बहुत आता है, एक मैं यही बता देता हूं, चलो इसी के साथ, चलो आपको ये तो एनोडीकरण बता दिया, एक आपको पता है लोहे पर जंग लगना, मैं संचारण की बात इसको बाद में बताता, लेकिन मैं यही बताते चलूं जिससे याद रहेगा आपको, संचारण वाले प्रोसेस, लोहे पर जंग लगना, ठीक है, क्या लगना, जंग लगना, ठीक है। अब मुझे बताना सबसे पहले जंग लगना, कि लोहे पर जंग लगने का कारण रहता है, और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे कि लोहे पर जंग लगने का कारण है, ऑप्शन दे रहा हूं, फर्स्ट जल, सेकंड ऑक्सीजन, क्लियर, उपयुक्त दोनों, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। आंसर दो,
लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है? ऑप्शन 2 मैंने दे दिया है, मुझे बताओ। शंकरलाल ऑक्सीजन, शंकर सैनी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अजय राज सिंह थर्ड, सी बोथ बोथ बोथ, सी 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 सी। बात समझ में आ गई? ठीक है। हाँ, ये बात बिल्कुल दिमाग में रखना कि बहुत बार हम इस बात को ऐसे सोच लेते हैं कि लोहे पर जंग लगने का कारण केवल जल होता है। जल नहीं, जल और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। अगर लोहे को पानी में पटक दिया जाए, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, आपको सर जल में भी तो ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन नहीं, अगर वायुमंडल की ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उस स्थिति में लोहे पर जंग लगने वाली नहीं है। अब आपको इस बात का पता कैसे चलेगा, मैं बताऊं। अब मैं आपको बताता हूं लोहे पर जंग लगती। देखो, मैं एग्जाम में क्वेश्चंस बता रहा हूं कैसे कैसे बनते, एक तरीके के नहीं। आप देखो घूमोगे कैसे। लोहे पर जंग लगने का कारण मैं बताता हूं। देखो, ये आयरन है, कैसे होती है प्रोसेस, इसकी क्रिया होती है ऑक्सीजन से, हो गई ऑक्सीजन से, प्लस और किससे होती है? जल से। मतलब जब ये लोहा, अरे लोहा आयरन बोलते हैं, जब ये ऑक्सीजन और जल दोनों के संपर्क में रहता है तब क्या होता है? ये बनता है क्या? Fe2O3.XH2O। इसको क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे ये होता है फेरिक ऑक्साइड। अरे कौन सा ऑक्साइड? फेरिक ऑक्साइड। इसका मतलब इस फेरिक ऑक्साइड के बनने के कारण ही लोहे पर जंग लगती है। यह पूछा जाएगा एग्जाम में। एक क्वेश्चन पूछने का जो मैंने अभी पूछा। दूसरा जो मेनली एग्जामों में आता है, आपसे पूछेगा लोहे पर जंग लगने का कारण आता है। हाल ही की 50 एग्जाम में अगर मुझसे पूछा जाए ना कि अगर 10 एग्जाम लगी हो तो 5 एग्जामों में यह क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार आता है, इनसे संचालन से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, अभी एक नहीं बता रहा हूं मैं, कई बताऊंगा अभी आपको। देखो, तो मैंने कहा कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि लोहे पर जंग लगने का कारण क्या हो, मतलब किन, ये तो मैंने बताया ये दोनों होने चाहिए जंग लगने के लिए, कारण क्या है? तो आप बोलोगे फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। दोनों ही याद रखने, हिंदी में भी याद रखोगे और फॉर्मूला भी याद रखोगे। Fe2O3.XH2O, पूरा XH2 ना देकर केवल इतना सा छोड़ देगा आपको लिख के, ये भी तो फेरिक ऑक्साइड है। ये तो आप बोलोगे उसमें कितने जल के अणु मिले हुए हैं। क्लियर है? अगली बात सुनो। अगर लोहे पर जंग लग जाए तो उस लोहे को जंग लगाने के लिए, जंग से बचाने के लिए आप क्या क्या करते हो? आप कहोगे सर हम उस पर ग्रीस लगा देते हैं, बिल्कुल लगा देते हैं। पेंट कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। ठीक है, तेल चढ़ा देते हैं, बिल्कुल चढ़ा देते हैं। और भी कई प्रोसेस ले सकते हो, लेकिन मेनली बात है एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। एक क्या होता है? एक होता है गैल्वेनीकरण। सबने सुना होगा गैल्वेनीकरण। क्लियर? एक होता है यसद लेपन। ठीक है ना? देखो, आप केमिस्ट्री पढ़ते जाओ, हाल ही में एग्जामों में केमिस्ट्री खूब आ रही है और आपको एक क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। बस आप बशर्ते आप दिमाग में रखो। अभी आज ही मुझसे किसी से बात हुई, स्टूडेंट था आप जैसा, उसने कहा सर एयरफोर्स में 10 क्वेश्चन आए थे, इसमें से आएंगे भाई। मैंने तो कभी आपको एक बार बता दो, तुमको 3 महीने हो गए लोग चिल्ला चिल्ला के मेरे यहां से मिले, यहां से मिले। मैंने तो कभी तुमसे ये भी नहीं कहा कि मेरे यहां। मैं तो ये कह रहा हूं दोस्तों, अगर अच्छा पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आएगा कहां से? एग्जाम में इतना पढ़ा रहा हूं कि जरा बाहर जाएगा ही नहीं क्वेश्चन। बस इतना है कि तुम कितना ध्यान रखते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, इसलिए अपना मेन मकसद यही है कि चीज को थोड़ा समझ लो कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या बनते हैं, क्या नहीं बनते। साइंस वाले स्टूडेंट को क्या दिक्कत आती है? या तो कोई ढंग से पढ़ाएगा नहीं, पढ़ा देगा तो इतना ही ढंग से पढ़ा देगा कि आपको कि वो ढंग ही इतना बिगड़ जाता है, तुमको यही पता नहीं चलता कि इतना टफ भी लेवल नहीं आ जाए कि तुमको समझ में ही नहीं आए चीज। तो ये बात याद रखो। क्या मतलब है गैल्वेनीकरण या यसदलेपन? कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की, जिंक बोलो या जस्ता बोलो, बात एक ही है, पतली परत चढ़ाने की क्रिया को या जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण, या इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? यसदलेपन। मैंने क्या बोला? क्या है ये? लोहे को, ये लेता हूं, लोहे को जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए जिंक की, जिंक मतलब जेड, जिंक बोलो या कहीं जस्ता लिखा मिल जाए वो बोलो, अब ऐसी छोटी छोटी बातों में गलती नहीं करोगे। जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को, परत चढ़ाने की क्रिया है ना, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे गैल्वेनीकरण या यसदलेपन। बहुत बार पूछा गया है,
क्लियर है दोस्तों? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण या रसद लेपन। क्लियर? अगली बात सुनो, ये तो जंग की बात रही। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में? दूसरा क्वेश्चन सुनो, आजकल ये बहुत पूछा गया है, आप मुझे बताओगे कॉपर का हरा रंग, कॉपर का हरा रंग। हाँ भाई, कॉपर हरा हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। जब कॉपर खराब होता है तो इसका मतलब संकेत है उसका क्या होता है? हरा हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि कॉपर के हरे रंग का कारण क्या क्या है? तो ये कॉपर है। ठीक है, इसकी क्रिया देखो, अब इसकी क्रिया, जब कॉपर ऑक्सीजन के संपर्क में, जल के संपर्क में और CO2 के संपर्क में, अब तीन कारण है। पहला क्वेश्चन, कॉपर का हरे रंग का कारण है उपरोक्त में से ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड या उपरोक्त सभी? तो आप बोलोगे उपरोक्त सभी। ये तीनों ही होने के कारण क्या होता है? कॉपर का रंग क्या होगा? हरा होगा। क्लियर? क्या बनेगा उसके कारण ऐसा होता है? अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे दोस्तों आप बोलोगे इसका कारण है, इसमें एक तो बनेगा CuCO3 और एक क्या बनेगा? CuOH का होल ट्वाइस। क्लियर? क्या बोलते हैं दोस्तों? तो आप बोलोगे एक होगा कॉपर कार्बोनेट। आपको पता है सूत्र के फायदे क्या हुए? ये हुए फायदे कि अब आप चीज को समझ भी पाओगे। आपको होता है ये कॉपर है, ये CO3, तो क्या बनेगा? कॉपर कार्बोनेट। और ये Cu, ये OH है, तो क्या बनेगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। दोस्तों सही बात है क्या? बिल्कुल। अब आप लिखना भी सीख जाओगे, सूत्र बनाना भी सीख जाओगे, और इसके बाद भी गलती करो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आप कहोगे सर इतना, अब इतना तो याद करना पड़ेगा। तो कभी भी पूछा जाए कॉपर के हरे रंग का, इस साल का LDC का पूछा गया क्वेश्चन था कि कॉपर का हरे रंग का कारण क्या है, तो आप बोलोगे कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड दोनों के बनने के कारण कॉपर का रंग कैसा होता है? हरा होता है। क्लियर है दोस्तों? तो कभी भी पूछा जाए कि कॉपर का हरा रंग किसके कारण होता है, तो आप बोलोगे कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड के। क्लियर बात? अगली बात सुनो, नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए, ये बात समझ में आ रही है आपको? कितने ऑक्सीजन, H2O, CO2 तीनों जिम्मेदार होते हैं। अगला आता है एक, ये भी याद रखो, एक आपको सबको पता है कि चांदी का काला रंग, चांदी काली भी पड़ जाती है। क्लियर? तो आप पूछोगे चांदी के काले रंग का कारण क्या है? तो मुझे एक बात बताना, चांदी के काले रंग के लिए एक बार SSC का पूछा गया क्वेश्चन था, कौन सा तत्व जिम्मेदार है? ऑप्शन में था सोडियम, ऑप्शन में था पोटेशियम, ऑप्शन में था ऑक्सीजन, ऑप्शन में था सल्फर। चांदी के काले रंग के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? आंसर दो मुझे जल्दी से। चांदी के काले रंग के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? सल्फर, सल्फर, चेतन प्रकाश, बेरोजगार प्राणी भी सल्फर। ठीक है, सल्फर सल्फर सल्फर, ठीक है ना? तो सबको पता है इस बात को, सल्फर। अब देखो क्वेश्चन को जैसे बताते हैं, कैसे होता है तो मैं आपको बताता हूं। देखो सबको पता है, ये चांदी है, Ag से लिखते हैं। बिल्कुल क्लियर? परमाणु क्रमांक बोलो, चलो जल्दी बोलो, एक बार में आंसर दे पाते हो कि नहीं बात दे पाते हो? चांदी का परमाणु क्रमांक बोलो। अरे यही करा दूंगा पेपर को यार, तुम तो बस मेहनत करते चलो। पहले परमाणु क्रमांक बोलो चांदी का जल्दी से। कितने लोगों को पता है एक बार में? आप उससे परमाणु क्रमांक आते हैं, ऐसे परमाणु क्रमांक आते हैं जिनको 50 बार नाम सुनते हो आप। अरे परमाणु क्रमांक बोलो, देख के नहीं बोलेगा कोई, गूगल पे सर्च करके बताए जल्दी से मुझे। ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं। विक्रांत कुमार ने बताया 47। क्या सबको पता है क्या 47? अरे वाह, वेरी गुड भाई दोस्तों, है ना? सबको पता है कितना 47। तो इसका मतलब एक और याद रखो इसके साथ, कैडमियम का 48 होता है, उससे एक पहले होता है 47। अरे मैजिक करो मैजिक, जब मजा आएगा आपको। सिल्वर, इसकी क्रिया किससे होती है? सल्फर से। ठीक है, क्या बनता है दोस्तों? तो बनता है Ag2S। क्या बोलते हैं इसको? तो आप कहोगे मेरे दोस्त सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं, सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं। और इस सिल्वर सल्फाइड के कारण ही चांदी का रंग कैसा होता है? काला। तो कभी पूछा जाए कि चांदी के काले रंग के लिए क्या जिम्मेदार है, तो आप बोलोगे सिल्वर सल्फाइड। तीन तरह के क्वेश्चंस हैं जो मैंने क्लियर टिप लिया सबने। अब कोई नहीं रोजगार प्राणी, मैंने आपसे क्या बोला? कुछ भी करो, मन संतुष्टि होना चाहिए।
अगर आपने टीप के लिखा है तो आपका मन संतुष्ट नहीं होगा, और अगर बिना टीपे बोला है तो आपका मन संतुष्ट होगा। ये अपने हिसाब से सोच लो, कोई दिक्कत नहीं। यहां किसी को किसी से आगे नहीं, खुद का सिलेक्शन करना है, ठीक है। उसके लिए अपने हिसाब से देखो, सिल्वर सल्फर से क्लियर करके सिल्वर सल्फाइड, हर चीज के साथ सीखते चलो। एक बार में आंसर आ गया, नहीं पता था चांदी का, कोई दिक्कत नहीं। तो आप दूसरी बार ऐसा मत करो, अब तो करो कि यार इतने तो हमको याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये देख लो, चांदी सल्फर से क्लियर करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है, तो चांदी का रंग कैसा होता है? काला। तो ये बात याद रखना दोस्तों, चांदी का काला रंग, कॉपर का हरा रंग, लोहे पर जंग लगना, गैल्वेनीकरण और एनोडीकरण, ये 4-5 ऐसे शब्द हैं एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बता दूं, चलो, एक ये भी बहुत सुना है तुमने, ये बहुत सुना होगा, अम्लराज, बहुत आ चुका है। अम्लराज, क्या लिख दिया? अम्लराज बोलो, या आपने सुना हो कि इसी को एक्वारेजिया भी बोलते हैं, तो कभी कभी एक्वारेजिया भी आ जाता है इंग्लिश में लिखा हुआ, तो ये लो एक्वारेजिया भी लिख दिया। क्लियर? क्या होता है अम्लराज? आप बोलो मुझे अम्लराज क्या होता है। सबको पता है, मुझे भी पता कि 3:1 में, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, है ना, पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे। अगर पूछा जाए कि अम्लराज में HNO3 व HCl का अनुपात होता है, अनुपात होता है, क्लियर? आप आंसर दोगे मुझे 1:3, आप आंसर दोगे 3:1, आप आंसर दोगे मुझे 4:1, या तीसरा हो गया ये, या आप ऑप्शन दोगे मुझे 1:4। आंसर दो जल्दी। अम्लराज में HNO3 व HCl का अनुपात होता है, जल्दी बोलो मुझे आंसर। चेतन प्रकाश, राहुल मीना भी क्लियर, ठीक है। H2SO4 नहीं भाई, HCl। ठीक है, जो मैं चाह रहा था वही तुमने, बहुत से लोगों ने ये गलती की है अभी भी। देखो आप, ये बीच में विक्रांत कुमार एक चीज को बार बार लिख रहा है, उसको पता है गलती कर रहा है, फिर उसके बाद भी बहुत बार लिख रहा है, ठीक है ना। बात को समझो, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था एग्जाम में ये देख लेना। अब इसको तो भूल जाओ, क्या होगा? एक अणु HCl का होता है दोस्तों, एक अणु HNO3 का, और 3 अणु किसके होते हैं? HCl का। 1:3 होगा। क्लियर? कहने का मतलब, अब देखो ये मैंने क्यों किया, इसलिए एग्जाम में भी ऐसे गलती कराएगा, उसको पता है, बहुत बार रट लेते हैं 3:3:1, 3:1, लेकिन क्या? तो अम्लराज होता है 3:1 में HCl व HNO3 का ताजा मिश्रण का कैसा मिश्रण है? ताजा मिश्रण है। ये लो, मिश्रण मतलब मिक्सचर। क्लियर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब या क्लियर याद रखो कि यहां पर 3 अणु क्या है? वो HCl के हैं दोस्तों, और एक अणु क्या लिया है? HNO3 का, तब बनेगा अम्लराज। इसीलिए क्या हुआ, लोग रट के रखते हैं 3:1 में HCl HNO3, इसलिए वो देख रहा है कि दिमाग लगा भी रहा है कि जल्दीबाजी कर रहा है, उसने पूछ लिया HNO3 और HCl का बताओ तुम। तो HNO3 का कितना था? 1, और HCl का तो 1:3। जैसा पूछे वैसा आंसर दो, फिर वही गलती नहीं करनी है दोस्तों। आप बात को समझो। अगली रात काम क्या आता है? तो बिल्कुल याद रखोगे, ये सोने व चांदी को गलाने के काम आता है। सोने व चांदी को गलाने के काम आता है। अरे काम आता है। आप धातु अधातु वाले चैप्टर में देखोगे इन चीजों को, मैं चैप्टर वाइज चीजें भी करा रहा हूं आपको, जैसे ये याद रखे, एग्जाम में पता चले एग्जाम में क्वेश्चन आते कहां से और कैसे आते हैं। ठीक है, अगली बात सुनो। अम्लराज हो गया, एक्वारेजिया हो गया, क्लियर। काम क्या करता है? ये हो गया। एक क्वेश्चन और बताता हूं, चलो तुम भी क्या है, एक ये बहुत बार आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, एक शब्द आता है उभयधर्मी ऑक्साइड। ये भी इस धातु अधातु वाले चैप्टर में आप एनसीईआरटी बुक के अंदर देखोगे। इसलिए ये क्वेश्चन किस में आया? एलडीसी में भी आया। ये क्वेश्चन रेलवे में भी आया हुआ क्वेश्चन है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। मैंने क्या बोला? ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल से भी क्रिया करते हैं और क्षार से भी क्रिया करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। बस तुमसे क्या पूछेगा ये बोलो, आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब मुझे तुम
उभयधर्मी ऑक्साइड की बात करूं, पहले परिभाषा लिख दूं, ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं। मैं आपको अम्ल क्षार पढ़ाऊंगा तब कुछ बातें भी बताऊंगा, तब आपको पता चल जाएगा कौन से किससे क्रिया करते हैं। लेकिन अभी तो परिभाषा सुनना, ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल से भी क्रिया करे और क्षार के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, उनको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। लेकिन आपसे ये परिभाषा थोड़ी पूछेगा, आपसे पूछेगा एग्जाम्पल, मुझे बताओ, आप उदाहरण मुझे आंसर दो, आप कौन कौन से होते हैं। हाँ, एक ने लिखा Al2O3, हाँ ज्ञानदास मीना ने और भी एक लिखा जिंक ऑक्साइड, बेरोजगार प्राणी ने भी ऐसे ही लिखा है। क्लियर? तो बिल्कुल याद रखना दोस्तों, आपको दो ऑप्शन में मिलेंगे, या तो ऑप्शन में मिलेगा Al2O3 या ऑप्शन में मिलेगा ZNO। अब देखो नाम पढ़ना भी सीखो। एल्युमिनियम धातु है तो धातु को तो धातु ही बोलते हैं अपन, एल्युमिनियम। क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, तो नाम क्या हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये जिंक है, क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, और आप पता ऑक्सीजन पर माइनस आवेश तो ऑक्साइड होगा, तो जिंक ऑक्साइड। दो अधातु हैं ऐसी, सॉरी क्या बोल रहा हूं, दो धातुएं ऐसी हैं जो ऑक्साइड ऐसे हैं जो अम्ल से भी क्रिया करते हैं और क्षार से भी, तो क्या बोलोगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। क्लियर? रट लो, ये समझ लो, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कभी पूछा जाए कि ऐसे कौन से दो ऑक्साइड हैं जो अम्ल से भी क्रिया करते हैं क्षार से, तो आप बोलोगे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। क्लियर? और सुनो, ये तो कुछ मैंने ऐसी बातें बताई हैं दोस्तों जो आपको क्लियर रूप से पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब मैं एक और बात बताता हूं, लेके चलता हूं आपसे एग्जाम के लिए। अब क्या है, ये जब धातु अधातु वाला चैप्टर पढ़ते हो तो इसमें एक शब्द आते हैं कुछ, ये लो, एक शब्द आता है, कभी आपने सुना होगा, और वो शब्द आता है अयस्क। चलो, ये तो मैंने क्या लिए, इससे पहले के छोटे छोटे टॉपिक थे इसी के अंदर थे, उनको एक जगह बता दिया कि ये चीजें और याद रख लेना। अब मैं थोड़ा टॉपिक को और जोड़ता हूं आगे। आपने देखा होगा कि ये कोई धातु है, जैसे मैं ये कहूं कि ये आयरन धातु है, ये प्रकृति में पाई जाती है, क्या आपको सीधे प्राप्त हो जाती है, नहीं प्राप्त होती है दोस्तों। ये किसके रूप में मिलती है, अयस्क। फिर अयस्क के रूप में आपको काम मिल जाता है, नहीं। फिर क्या करते हो आप, इसका सांद्रण करते हो, फिर क्या करते हो, इसका ऑक्साइड में परिवर्तित करते हो, फिर क्या करते हो, इसका परिष्करण करते हो, उसके बाद आपको धातु प्राप्त होती है। अब आपको ऐसी शब्द, तो बहुत आर्ट्स वाले स्टूडेंटों को शब्द मैंने बोले तो उनके चक्कर पड़ेगा कि अब सर काम की बात पे आ जाओ, तो मैं काम की बात पे आता हूं। तुमसे क्या क्या पूछ सकता है, तुमसे सबसे पहले तुम ये ध्यान रखो, अयस्क क्या होते हैं, औरस, ये ध्यान रखो, औरस बोलते हैं ना। क्या मतलब है अयस्क का, मतलब क्या है, अयस्क का मतलब होता है ऐसे खनिज। देखो खनिज क्या होता है मैं आपको बताता हूं परिभाषा। खनिज क्या है, प्रकृति में जितने भी तत्व पड़े हैं ना वो सब खनिज है, जितने भी है। लेकिन अयस्क क्या होते हैं, अयस्क वह होते हैं ऐसे खनिज जिनको कम खर्चे में और सुविधा पूर्वक प्राप्त किया जा सके, उनको अयस्क कहते हैं। मैंने कहा अयस्क के रूप में हम उनको ही प्राप्त करते हैं कि जिनको कम खर्चे में, भाई ऐसी धातु को ही तो प्राप्त करना चाहेंगे अपन जिसमें खर्चा कम हो, लागत कम हो, जिसमें हमको फायदा हो सके। ऐसा थोड़ी है कि ऐसी धातु हो जो खर्चा लग जाए ज्यादा और बिके नहीं हो, तो ऐसी धातु को आप प्राप्त करके क्या करोगे, नहीं करोगे बात। तो वही याद रखना, ऐसे खनिज जिनको कम खर्चे में या सुविधा पूर्वक प्राप्त किया जा सके, उन्हें क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। मेरी बात को फिर सुनना, ऐसे खनिज जिन्हें सुविधा पूर्वक व कम खर्चे में प्राप्त किया जा सके उन्हें अयस्क कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अयस्क। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक परिभाषा बोल दी। इसका मतलब आपको, ये तो अयस्क हो गए, लेकिन काम की तुमको क्या याद रखनी है, तुमको एक बात याद रखनी है कि जो धातु है ना,
वो किस अयस्क के रूप में, कौन सी धातु किस अयस्क के रूप में प्राप्त आती है। आपकी आज की एग्जाम में, पहले की रेलवे की एग्जाम लगती थी जब साइंस आती थी, ये अयस्क पहले भी पूछे जाते थे कि ये जैसे लोहा है, तो क्या आपको लोहा प्रकृति में लोहे के रूप में प्राप्त हो जाता है? नहीं, ये प्राप्त किसके रूप में होता है? अयस्क के रूप में। तो इसका मतलब अयस्क क्या है, लोहे के कौन कौन से अयस्क होते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बहुत मिनिमम आपको ऐसी चीजें बता रहा हूं जिनको याद रखना, आपको रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना। मैंने लिखा ये धातु लिख दी मैंने, क्लियर, और एक साइड लिख दी मैंने अयस्क। मतलब कौन सी धातु का कौन सा अयस्क होता है, यह याद रखना। और इसको क्या बोलते हैं? औरस। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, कौन सी धातु किसके रूप में प्राप्त होगी। सबसे पहले पहली धातु, सबसे पहले मैंने पहली धातु ली दोस्तों, उसका नाम है एल्यूमिनियम। मुझे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वैसे लिख दूं यार, फिर तुम कोई वो करो, लिख लो, हिंदी में ही लिख दूं एल्यूमिनियम। वैसे आप सबको पता है एल्यूमिनियम को हम किससे लिखते हैं, तो आप बोलोगे एल्यूमिनियम को हम Al से लिखते हैं। परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप बोलोगे सर इसका 13 होता है। क्लियर। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है, अब क्वेश्चन सुनोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क है, तो क्लियर याद रख लेना एल्यूमिनियम के कौन कौन से अयस्क हैं। तो एल्यूमिनियम का देखो कौन कौन से याद रखने, एक अयस्क होता है जिसका नाम होता है बॉक्साइट। क्लियर, सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है। आप जब बुक पढ़ोगे तो यहां फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, आप कहोगे सर फॉर्मूले और बता दो, बिल्कुल बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तुमको मैं एक सलाह दे रहा हूं, तुमको सलाह ये दे रहा हूं कि कोशिश ये कर लेना हिंदी में याद कर लेना। अगर फॉर्मूला नहीं रही ना, कोई दिक्कत नहीं, और रखना ही है ना, तो जिनके मैं बोल रहा हूं उतने ही याद कर लेना, उसके अलावा चक्कर में पढ़ना मत। हां, अगर तुम पे याद हो जाए तो भाई पूरे ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा टीचर की हैसियत से मेरा एक बात आपसे कहने का फर्ज है कि पूरा नहीं हो तो काम की तो याद कर लेना। और वैसे मैं क्या कर रहा हूं, 99% आपसे कभी अयस्क पूछा जाएगा, हिंदी में इस तरीके से लिख के देगा आपको। क्लियर। तो आपसे पूछा जाए कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है, तो आप बोलोगे बॉक्साइट। और इस बॉक्साइट का सूत्र जरूर याद रखना, क्या होता है, Al2O3.2H2O, यही रखेगा, पूरा नाम याद रखोगे। अरे क्लियर है दोस्तों, को आपसे पूछा जाए एक बात मुझे बताओ, हां इंद्रपाल सिंह, ठीक है, वेरी गुड, मैं देख लेता हूं इनको। राइट। एक बात सुनो दोस्तों, एक मैं अभी बहुत देर से देख रहा हूं, इसमें कुछ 2-4 लोग ऐसे फालतू ही हैं जिनको कोई लेना देना ही नहीं है पढ़ाई से, कुछ से खुद तो पढ़ते नहीं, उस दूसरों को डिस्टर्ब करना चालू करते हैं। और तीसरे तुम लोग वैसे सोच लो कि कोई कुछ भी कमेंट करे, करने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है यार। देखो दोस्तों, ये बात सुनो, जिनको पढ़ना होता है ना, वो दूसरों की बातों पर ध्यान ही नहीं देते, ठीक है। और इन बातों पे ध्यान ही मत दो, कौन क्या कर रहा है। जिनको कोई काम, क्या नोट्स मिल रहे हैं कि अरे यार यहीं करोगे सब बात नोट्स वगैरह की, यहाँ जो टॉपिक चल रहा है वो आप क्या बनाओगे नोट्स, अब तो एग्जाम दो, वो सब तैयारी करो, बस बन गए नोट्स। अब तो वीडियो रखे, उनमें से देख लेना जो काम क्या जाए। नोट्स बनाने थे साथ साथ बनाते चलो, जो नोट्स खुद के बनते हैं ना वो किसी के नहीं बनते, कैसे भी खराब राइटिंग में क्यों नहीं बने हो नोट्स, ठीक है ना। तो नोट्स अपनी राइटिंग में अच्छे होते हैं। और एक दूसरे की बातों पे कमेंट मत किया करो। और ये नहीं है कि एक दूसरे की कमेंट ही करने लग जाते हो फालतू चीजों पे, ये गलत बात है दोस्तों, मुझे तो ये पसंद नहीं है। वैसे आपकी मर्जी है, जो आप ये करते हो वो गलत बात है, ये बिल्कुल मेरे बात को समझ के चलो। बस ये है, इससे क्या होता है, बीच में बात करने से ध्यान भंग होकर मैं 1-2 क्वेश्चन आपको काम की ओर छोड़ दूंगा, बस ध्यान रख लेना, फिर तुम कहोगे ठीक है। तो एक बात समझा करो कि क्या फालतू इधर उधर, अरे और क्या ये तुम्हारी आज भी मानसिकता यही रहेगी क्या कि किसी लड़की ने कोई कमेंट किया या कोई चीज पूछी और तुम उसकी एक चीज, अरे यार अब तो सुधरो, अब तो तुम 21वीं सदी में हो, अब भी तुम्हें चेंज नहीं आएगा तो कब आएगा भाई। अपना खुद का तो कुछ रेस्पेक्ट बना के चलो जीवन में, ठीक है ना। तो ये बात समझ के चला करो, बच्चों जैसी हरकत नहीं। अपन परफेक्ट वो हैं लोग, अपन को ऐसा थोड़ी है कि अब अपन कोई पहली दूसरी की क्लास में है, तो बात को समझो। तो आप याद रखना, एग्जाम में कभी भी पूछा जाए एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा होता है, एक होता है बॉक्साइट। क्लियर। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं एक, अब देखो आप हिंदी में याद रख लेना, रखना चाहो, एक होता है कोरंडम। क्लियर। एक अगर मैं बात करूं, एक एल्युमिनियम का अयस्क और होता है, वो होता है डाइस्पार। क्लियर है।
और एक अगर मैं बात करूं, एक होता है जिसको बोलते हैं क्रायोलाइट। क्लियर? कौन कौन से बोले मैंने? बॉक्साइड है, कोरंडम है, मैंने डाइस्पार बता दिए। तो आप क्लियर रूप से ये बात याद रख लेना एग्जाम के लिए कि एग्जाम में कभी भी तुमसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सी धातु का कौन सा अयस्क है, तो क्लियर रूप से ये याद रखोगे आप कि ये अयस्क आपको कम से कम याद रखना। देखो, सबसे मैं गोला लगाते जाऊंगा, ये तो 100% याद रखना है कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइड, ये याद रखना है। आप तो पूछोगे ये भी याद रख लेना, इसके तो तीनों याद रख लेना। किसके? एल्युमिनियम के ये तीनों। क्यों? क्योंकि कभी एग्जाम में ऐसा होगा, मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, एग्जाम में ऐसा होगा इनमें से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, तब ये याद रखना। वैसे मैं इसका फॉर्मूला बता दूं, देखो इसका फॉर्मूला होता है Al2O3, ठीक है। डाइस्पार का होता है Al2O3.H2O, क्लियर। और क्रायोलाइट का क्या होता है, तो आप बोलोगे Na3Al_F6, ठीक है। तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सब फॉर्मूले लिखवा दूंगा। अगर आपको काम आपको है कि क्या आप याद कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कहा इसको तो पूरा याद रखोगे। ये वाला तो कौन सा, बॉक्साइड वाला, तो इसका फॉर्मूला भी याद रखना कभी एग्जाम में आ जाए, क्योंकि बुक में यही दे रखा है आपकी में। ये तीनों आप तो भी याद रखोगे हिंदी में, केवल इतना तो याद रख ही लेना कि कभी आ जाए ना कि कौन सा नहीं है, तब याद रखना ये एल्युमिनियम के। अब काम की बात सुनो, अगला आ जाओ। इसके बाद दूसरे की बात करूं, दूसरा यहां एल्युमिनियम के बाद होता है, एक होता है आयरन। आप सबको पता है आयरन को क्या बोलते हैं, एफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफी। इसका क्या होता है, तो बिल्कुल याद रखो, इसका होता है आयरन का, एक होता है हेमेटाइट, ठीक है, एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है सीडेराइट, जिनके मैं ज्यादा लिख रहा हूं उनके याद रख लेना, और एक होता है लेवियोनाइट। अब ये मत करना, आप कहोगे बुक में तो सर दो दो और भी लिखे मिल लो दो, तो इससे ज्यादा मत याद करना। मैं बता रहा हूं 100% से ज्यादा नहीं पूछेगा, ये तो मैं बता रहा हूं, औरों की तो एक दो बताऊंगा आपको, वो याद रख लेना। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लेवियोनाइट किसके अयस्क है, तो आप कहोगे ये लोहे के अयस्क है, लोहा आपको इनके रूप में प्राप्त होगा। ये बात क्लियर रूप से आपको पता होनी चाहिए, जो एग्जाम में पूछी जाएगी। क्लियर है? बात को सुन लो मेरी बात। हेमेटाइट, इसका फॉर्मूला याद रखना, इसका होता है Fe2O3। मैग्नेटाइट, इसका भी याद रख लेना, Fe3O4। मैं देखो अलग पेन से निशान लगा रहा हूं आपको, ये देखो, ये दो याद रखने केवल फॉर्मूले, इसमें ये रखना है केवल, ठीक है। इनके मैं लिख दूं क्योंकि अंदर से बहुत से लोगों को आएगा कि यार सर को कहीं पता नहीं हो, बिल्कुल लो पता है दोस्तों, कहीं परीक्षा लेने लग जाओ। इसका होता है FeCO3, और इस लेवियोनाइट का क्या होता है, इसका होता है, अभी आपको लिखा होता है Fe2O3.3H2O। चलो ठीक है, मैं कह रहा हूं नहीं रहेंगे मत रखना, मगर ये जरूर रख लेना तुम याद, नाम इस तरीके से ये पूछे जा सकते हैं तुमसे, कौन कौन से होते हैं आयरन के, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लेवियोनाइट। क्लियर? आयरन के जरूर याद रखोगे, एल्युमिनियम के जरूर याद रखोगे। अयस्क मतलब इसका ना समझ रहे हो, आयरन आपको प्रकृति में मिलेगा तो किसके, हेमेटाइट के रूप में, Fe2O3 के रूप में मिलेगा। डायरेक्ट आयरन नहीं होगा आपको, इनमें से किसी एक के रूप में मिल जाए, फिर आपको आयरन कैसे प्राप्त करना होगा वो मैं आगे बताऊंगा। अयस्क के बाद क्या करते हैं, ठीक है। अगली आ जाओ धातु पर। जो रेलवे के एग्जाम देते होंगे उनको ये बात पता होगी कि एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। तीसरा, ठीक है, एक होता है मैग्नीशियम। क्लियर है? केवल एक अयस्क याद रखोगे, कोई याद नहीं रखोगे। मैग्नीशियम को किससे लिखते हैं, आप सबको पता है, इसको लिखते हैं Mg से। आपको केवल एक अयस्क याद रख लेना इसका, और वो क्या रखोगे कि इस मैग्नीशियम का एक अयस्क होता है जिसका नाम होता है कार्नेलाइट। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और इसका फॉर्मूला बता दूं तो इसका फॉर्मूला होता है KCl, रुको यार, KCl.MgCl2.6H2O। ये द्विक लवण है, जो लोग ज्यादा समझते हैं उनको पता होगा। यहां दो लवण है, एक पोटेशियम क्लोराइड है, एक मैग्नीशियम क्लोराइड है, साथ में 6 जल के अणु जुड़े हैं, तब जाके बना है कार्नेलाइट। नहीं रहे फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैं 100% गोला लगा रहा हूं, आप केवल हिंदी में याद कर लेना दोस्तों। मैं फिर बोल रहा हूं कार्नेलाइट होता है।
मेरी बातों को, शब्दों को गौर करना दोस्तों। मैं वो बात करूंगा जो एग्जाम की रहेगी। ऐसा तो मैं कह देता याद कर लो, याद होंगे ही नहीं, तो फिर मेरा बताने का मतलब यही है मेरा कि तुम हिंदी में याद कर लेना कार्नेलाइट। जिनके सूत्र बोलूं उनके याद रख लेना केवल, ठीक है। चौथा आ जाओ। मैग्नीशियम के बाद एक जिंक धातु होती है, क्लियर है, सबको पता है। जिंक को किससे लिखते हैं? Zn से लिखते हैं सर। परमाणु क्रमांक कितना होता है? बोलो 30 होता है। कितना होता है? 30। पता है? बिल्कुल। आप पूछोगे सर इसका अयस, इसका एक अयस तो होता है जिंक ब्लेंड। अब मुझे बताओ दोस्तों, एग्जाम में कहते हो कैसे क्वेश्चन आते हैं, जिंक ब्लेंड। क्या तुमसे पूछेगा कि इनमें से जिंक का कौन सा अयस्क है? तो ये तो नाम से पता चल रहा है, जिंक ब्लेंड, जिंक जुड़ रहा है तो ये तो होगा। इसका फॉर्मूला बता दूं वैसे मैं, इसका होता है ZnS, क्लियर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये होता है कैलामिन। ये याद रहोगा तो ही पता चलेगा, क्योंकि देखो कैलामिन का, कार्नेलाइट और क्रायोलाइट अभी एक जैसे सब एक हो जाएंगे एग्जाम में, तीनों ही मिलके। अभी अलग अलग है, एग्जाम तक तीनों मिलेंगे। ये डिफरेंस करना पड़ेगा, कौन सा किस में आता है वो याद करना पड़ेगा। कैलामिन और इसका अयस्क क्या फॉर्मूला होता है? ZnCO3। सर नहीं रहेंगे फॉर्मूले तो मैं कह रहा हूं मत करना याद, इतना याद कर लेना हिंदी में, जिंक ब्लेंड और कैलामिन। मैं अपने आप बता दूंगा जिनके फॉर्मूले। अब तक मैंने 2 बताए याद। आप कहोगे सर आ जाए तो भाई छोड़ देना, जब ये नहीं करे याद तो क्या करोगे? तो इसलिए आप कहोगे सर ऐसा मत करो सर आप, तो फिर दोस्तों भगवान का नाम लेके सबको रट लो। क्या रट पाओगे? नहीं रट पाओगे। तो अब क्या रिस्क उठाओ। 99% एग्जाम में मैं फिर आऊं ऐसा ही पूछेगा आपको, केवल हिंदी में नाम देगा। पूछ किस किस के सकता है तो मैंने आपको बता दिए। ये 2 फॉर्मूले याद रखने केवल, हेमेटाइट मैग्नेटाइट और एक बॉक्साइड का। चलो आ जाओ, फिर आ जाओ। जिंक के बाद अगला एस, जिंक के बाद एक आपसे पूछता है लेड। जानते हो क्या बोलते हैं? सीसा, पीबी होता है। हां, क्या होता है दोस्तों इसका? तो लेड का अयस्क होता है, आपने कभी सुना हो गैलेना, गैलेना होता है। क्या लिखते हैं इसको? PbS। इसको रख लेना याद, कोई बड़ी बात नहीं है, सल्फाइड अयस्क है। रख लेना, फॉर्मूला भी याद रख लो और वैसे भी याद रख लेना, दोनों तरीके से याद रखना। ये लेड का अयस्क है, गैलेना। एक होता है मरकरी, केवल एक ही अयस्क है तो बड़ी बात नहीं है। जिनके एक अयस्क हैं ये 100% याद भी रखने हैं आपको, ठीक है। एक होता है मरकरी, जानते हो मरकरी? बताओ क्या बोलते हैं इसको? Hg बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Hg। अगर मुझसे पूछा जाए इसका अयस्क क्या है मरकरी का, तो आप बोलोगे इसका मरकरी का अयस्क सिनेबार। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा गया है सिनेबार। क्या फॉर्मूला है? इसको बोलते हैं HgS, मरकरी सल्फाइड। ये भी याद रखो, 100% याद रखोगे आप। विथ फॉर्मूला भी याद रख सकते हो दोस्तों, इसको भी एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रख लेना। क्लियर दोस्तों? बात समझ में आ रही है? अगली बात पे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। उसके बाद फिर क्या लोगे? इसके बाद एक और लेता हूं, चलो। अयस्क, ठीक है। इसके बाद एक लेता हूं मैं, आपको ले लिया। किस किस के? हाँ, एक सोडियम, सोडियम धातु होती है। सबसे ज्यादा किसी के अयस्क होते हैं ना, किस धातु के होते हैं? सोडियम के होते हैं, Na। अरे अयस्क की हैं, जितने फॉर्मूले होते हैं वो सब NaCl, NaS सब अयस्क के रूप में ही आपको। लेकिन आपको क्या याद रखना है? सोडियम का एक अयस्क जरूर याद रखोगे और वही पूछा जाएगा। सोडियम का एक अयस्क होता है बोरेक्स। अरे क्या होता है? बोरेक्स। इसी को सुहागा भी बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं? सुहागा। तो कभी पूछ लिया जाएगा बोरेक्स या सुहागा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, सुहागा। तो क्लियर याद रखना, इसका फॉर्मूला बता दूं मैं, ये जरूर याद रखोगे, Na2V4O7.10H2। चलो 10H2 है, 10 जल के अणु है। ये आपको फॉर्मूला सहित याद रखना है। लो दोस्तों 10H2O है। क्लियर है दोस्तों? इतना रखो, Na2V4O7.10H2O। क्या याद नहीं रखोगे? बिल्कुल रखना ही पड़ेगा दोस्तों आपको याद, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपको इसके अलावा। क्लियर? ठीक है ना? एक और सुनो, एक कॉपर भी होता है। बिल्कुल होता है। कहोगे सर होता है, बिल्कुल। कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर Cu होता है। इसका एस क्या होता है? तो एक एस याद रख लेना इसका, और जिसका नाम है क्यूप्राइट। वैसे मैं एक नाम और बता दूंगा, एक क्यूप्राइट होता है।
आप पूछोगे सर इसका फॉर्मूला, तो मैं बता दूं इसका होता है Cu2O, और एक मेलेकाइट भी होता है, ये भी याद रखना, कुछ अलग सा नाम है। वैसे इसका फॉर्मूला बताओ, मेलेकाइट किसको बोलते हैं? अभी कॉपर का हरा रंग हुआ था किसके कारण? CuCO3 प्लस CuOH का होल ट्वाइस, इन दोनों को मिलाकर मेलेकाइट होता है। इसलिए आप याद रख लेना इनको, क्योंकि मेलेकाइट आपने पढ़ा भी था, वैसे भी याद करना था तो याद रख लो। तो कॉपर के दो अयस्क हो गए, कौन कौन से? क्यूप्राइट और मेलेकाइट। फॉर्मूले नहीं रहे तो हिंदी में तो जरूर याद रख ही लेना। क्लियर है? अगर मैं बात करूं अगला, टिन किससे लिखते हैं? Sn। क्या होता है भाई इसका अयस्क? इसका अयस्क होता है कैसिटोराइट। क्लियर? क्या लिखते हैं? आप बोलोगे SnO2 लिखते हैं। क्लियर? और बोलो दोस्तों, टिन के बाद फिर एक, ये तो आपने बहुत सुना होगा, यूरेनियम। ठीक है, क्या होता है? इसका अयस्क याद रख लेना दोस्तों, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाएगा, कोई फॉर्मूला नहीं, केवल इतना सा हिंदी में याद रख लेना इसका, पिच ब्लेंड। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाए कि यूरेनियम का अयस्क कौन सा होता है, तो आप बोलोगे मेरे दोस्त पिच ब्लेंड हो रहा है। जो लिख रहे हैं वो साथ साथ में लिखते चलेंगे और याद करते चलेंगे दोस्तों, बिल्कुल याद कर लो, एक ना एक एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, फिर मत कहना गलत हो गया। ठीक है? वैसे लिखना चाहो तो यहीं एक और लिख देना जगह होती, एक थोरियम और लिख दूं क्या? चलो एक और लिख दिया, थोरियम। आपको पता है थोरियम किससे लिखते हैं? TH। 90 पर आता है थोरियम, ध्यान हो तो, है ना? और आपसे पूछा जाए इसका अयस्क, तो इसका अयस्क भी आप हिंदी में केवल नाम लिख लेना, मोनोजाइट। होने को तो इसका फॉर्मूला THO2 होता है, लेकिन जरूरत नहीं है, आप हिंदी में याद रखना मोनोजाइट। तो ये दोस्तों, कम से कम आप इतना तो इनके बारे में याद करके चलोगे ही चलोगे, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चिली साल्ट मीटर वगैरह मैं अभी आपको फॉर्मूले थोड़ी लिखवा रहा हूं दोस्तों, जहां लिखवाऊंगा मैं अपने आप बताता चाहूंगा, अभी तो मैं अयस्क लिखवा रहा हूं। ठीक है ना? तो ये याद रखो, जितने आपको कहीं से आप पूछा जाएगा तो मैं अपने आप आपको बताता चलूंगा। देखो इधर आ जाओ, आप, आपसे मैं क्या कह रहा हूं वो सुन लो। आपको काम की बात यह है कि दोस्त 100% मेरी बात को याद रखोगे। पहला, आपसे पूछेगा इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क, बॉक्साइट तो 100% याद रखना है, कोरंडम, डाइस्पर, क्रायोलाइट भी याद रखोगे क्योंकि ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। आयरन के भी ये याद रखना, हेमेटाइट, मोनो मैग्नेटाइट, क्योंकि देखो मैंने आयरन और एल्युमिनियम को इसलिए ज्यादा लिखा है क्योंकि बॉक्साइट बहुत बार पूछा गया है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट बहुत बार पूछे गए, तो आपसे इनमें ये पूछ सकता है कौन सा नहीं है, तब मैंने 4-4 उदाहरण दे दिए, आप इनको याद कर लेना। हिंदी में बोल रहा हूं, हिंदी में कर लो दोस्तों। हाँ, मैग्नीशियम का कार्नेलाइट एक ही लिखवा दिया, हिंदी में याद कर लो। जिंक का जिंक ब्लेंड और कैलामिंट होते हैं, ये याद रख लेना। लेड का गैलेना होता है, मरकरी का सिनेबार होता है, अभी हाल ही में भी किसी एग्जाम में पूछा गया था मरकरी का, और आपके इस बुक में भी है एनसीईआरटी में। सोडियम का बोरेक्स होता है, इसी को सुहागा बोलते हैं, फॉर्मूला पूछा गया है सुहागा का, बोरेक्स का। कॉपर का क्यूप्राइट और मेलेकाइट होता है, टिन का कैसिडोराइट होता है, यूरेनियम का पिच ब्लेंड होता है, और मैंने ये भी लिखवा चुका हूं आपको कि थोरियम का मोनोजाइट होता है। तो इतना आप कम से कम इनको याद करके चल देना, तो एग्जाम के लिए बढ़िया रहेगा आपके लिए और आपके लिए। ठीक है? इधर आ जाओ, मैं यहां आपको चल रहा था कि मैंने कहा कि आपको प्रकृति में कोई भी धातु डायरेक्ट नहीं प्राप्त होती है। अभी आपको पता, मैंने धातुओं को बता दिया किसके रूप में प्राप्त होती है, अयस्क। फिर क्या करते हैं, तो सबसे पहले अयस्क होता है ना, अयस्क, उस अयस्क का क्या करते हैं हम, अयस्क का सांद्रण करते हैं। अरे क्या करोगे आप, कंसंट्रेशन, अगर मैं बात करूं सांद्रण करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ किसका, और इसका मतलब क्या है, सांद्रण का मतलब होता है कि जो अयस्क है ना, उस अयस्क में उपस्थित चूना, पत्थर, कंकड़ की अशुद्धियों को क्या कहते हैं, अगर सुना पूछा है अशुद्धियों को दूर करने को क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे अयस्क का सांद्रण कहना। क्या मतलब है इसका, मैंने कहा अयस्क में उपस्थित चूना, पत्थर, कंकड़ आदि की अशुद्धियों को दूर करने को
करने को अयस्क सांद्रण कहते हैं। अयस्क क्या कहते हैं? सांद्रण। क्लियर? हाँ, आप कहोगे सर बात को सुनना, और ये अयस्क सांद्रण है ना, इस अयस्क, अब देखो एक बात और सुनना, ये दूर करने को तो अयस्क सांद्रण कहते हैं, लेकिन अगर अयस्क में चूना, पत्थर, कंकड़ आदि की अशुद्धि हो, उन्हें क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे गैंग या अधात्री। ये सब याद रखना, बहुत बार ऐसे एग्जाम नहीं तो आप याद रखना, मैं नोट डाल के लिख दूंगा ना, या रुको मैं इसको बाद में लिख दूंगा, पहले यही इस पे आ जाओ। अयस्क सांद्रण, मैंने कहा अयस्क में चूना, पत्थर, कंकड़, अशुद्धियों को दूर करने की विधि को क्या कहते हैं? अयस्क सांद्रण। अब कोई परिभाषा पूछेगा नहीं पूछेगा, मैं आपको लिखवा क्यों रहा हूं इसका भी रीजन बताऊं। सर ऐसी चीजें कैसे पूछेगा? आपसे पूछेगा कि धातु प्राप्त करने की इनमें से कौन सी विधि का क्रम पूछ लेगा कभी, तो पहले क्या होता है? अयस्क, फिर उसका क्या करते हैं? सांद्रण। और अयस्क का सांद्रण कितनी विधियों से करते हैं? ये बात याद रखना, अयस्क का सांद्रण करते हैं 4 विधियों से। दूर करने की कितनी विधियां? 4। आप पूछोगे कौन कौन सी विधि हैं दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूं, ये देखो इधर लिखता हूं, अब आपको इधर आ जाओ, इस पे लिख दूं, अयस्क के सांद्रण की विधियां आपसे पूछे कौन कौन सी है दोस्तों, मेरी बात को सुन लेना। पहली आपने सुना हो तो एक होती है गुरुत्वीय पृथक्करण, क्लियर? दूसरी विधि, एक विधि कौन सी होती है? तो एक सुन लेना, एक विधि होती है, बहुत सुना होगा आपने, कभी 10th क्लास में पढ़ी होगा, झाग प्लवन विधि। ठीक है? तीसरी आप कहोगे कौन सी है, तो आप कहोगे एक विधि है जिसको बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्लियर? और एक कौन सी विधि है, तो आप बोलोगे एक विधि है जिसको बोलते हैं रासायनिक विधि। अरे क्लियर है? तो एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन से अयस्क के सांद्रण की विधि है या नहीं, तो कौन कौन सी विधि है? गुरुत्वीय पृथक्करण, झाग प्लवन, चुंबकीय पृथक्करण, रासायनिक। आप पूछोगे बिल्कुल बात सही है सर, और क्या पूछ सकता है इनमें, तो एग्जाम में ऐसे पूछेगा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से किन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो आप बोलोगे अधिक घनत्व वाले अयस्कों का, जिनका घनत्व अयस्क अधिक होता है। झाग प्लवन विधि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, तुम तो ये याद रख लो, कभी भी तुमसे ये पूछा जाए ना कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण, अब देखो ये क्वेश्चंस है जिनको मैं समझा रहा हूं, बस आपको समझ लो, ये तो कोई आपको समझाएगा भी नहीं, लेकिन दोस्तों आजकल रेलवे में आपसे पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की बुक के अंदर है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से होता है, तो आप बोलोगे झाग प्लवन विधि। इन सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है तो 2 चीजों का उपयोग करते हैं, मैं यहां यह भी बता दूं, एक चीड़ के तेल का करते हैं, चीड़ का तेल का उपयोग करते हैं, और एक किसका उपयोग करते हैं, तो एक उपयोग करते हैं सोडियम एथिल जैंथेट। आप पूछोगे सर ये कहां से कैसे पूछेगा, जब पेपर उठाते हो ना तो कुछ अलग से क्वेश्चन मिलते हैं जिनके बारे में सुना नहीं होता, फिर मुंह बिगाड़ते हो, वो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कहां से आते हैं? बुक में से आते हैं, एनसीईआरटी से। मैंने कहा पहला क्वेश्चन सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से होता है, आप बोलोगे झाग प्लवन विधि। एग्जाम में पूछेगा कि जब झाग प्लवन विधि में झाग बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो चीड़ का तेल है ना, ये तो क्या बनाता है, तो आप बोलोगे ये झाग बनाता है। क्लियर? और सोडियम एथिल जैंथेट क्या करता है, ये धातु को ऊपर खींचता है, जिससे क्या होगा, अशुद्धियां नीचे रह जाती है। क्लियर? तो ये बात आप क्लियर रूप से याद रख लेना, एग्जाम के लिए आपसे पूछ लेगा दोस्तों, मैंने जो बताया है वो क्लियर रूप से याद रखना। ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप नहीं पढ़ पाओगे, मैं क्लियर कह रहा हूं। क्लियर है भाई? सोडियम एथिल जैंथेट और इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना, ये बात याद रख लेना। तो आप इतना याद रख लेना कि चीड़ का, देखो इतना धातु को बोल दो, अगर धातु नहीं हो तो आप धातु की जगह एक काम कर लो, ये लिख दो अयस्क को ऊपर खींचता है। एक्चुअल में क्या होता है,
ये झाग पलवन विधि है ना, तेल और जल में भीगने के अंतर के आधार पर होती है। कभी आपको प्रोसेस सुना हो तो इसमें क्या बहुत प्रेशर से पानी डाला जाता है, जिससे क्या झाग से बनते हैं, झाग बन जाते हैं। तो ये चीड़ का तेल होता है, ये तो झाग बनाता है, और फिर अयस्कों को उसके ऊपर खींच लिया जाता है, किसके द्वारा, सोडियम एथेजेंट। तो केवल इतना सा याद रखो, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण झाग पलवन विधि से, झाग पलवन विधि में चीड़ का तेल झाग बनाता है, सोडियम एथेजेंट क्या बनाता है, अयस्क को ऊपर खींचता है। आप एक तरह से ये समझ लो, रट रहे हो इस समय, बिल्कुल रट रहे हो। मैं भी कौन कह रहा हूं आपसे नहीं रट रहे हो। दो तो लिख दी, तीसरी मैं इधर लिखता हूं क्योंकि आपको जगह नहीं बचेगी। तीसरी मैंने कहा एक विधि है चुंबकीय मैग्नेटिक पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबकीय पृथक्करण, पृथक्करण को बोलते हैं सेपरेशन मेथड, विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्लियर? इस विधि से किसका उपयोग सांद्रण किया जाता है? तो आप तो याद रखना, इस विधि से देखो, एक तो लोहे का और किसका, टिन का सांद्रण। किससे? चुंबकीय। कुछ भी नहीं होता दोस्तों, ऐसा एक रोलर होता है जिस पर अयस्क को डाला जाता है और जिस पर चुंबक की होती है। तो जो चुंबक से होती है वो पास में ढेरी बन जाती है अयस्क की, और जिसमें चुंबक नहीं होता उसकी दूर बनती है। तो अपने आप सेपरेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी बात आपसे ये थोड़ी पूछेगा प्रोसेस, तो आपसे पूछा जाए कि लोहे व टिन का सांद्रण किस विधि से होता है, तो आप बोलोगे चुंबकीय पृथक्करण विधि। और चौथी विधि याद रख लेना दोस्तों, अगर मुझसे पूछा जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एक होती है रासायनिक विधि। अरे कौन सी विधि? रासायनिक विधि से किसका किया जाता है दोस्तों? तो आप पूछोगे एल्युमिनियम का सांद्रण। किसका? एल्युमिनियम के अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण, सबके अयस्क का ही सांद्रण होगा, चाहे लोहे या अयस्क का सांद्रण। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं बताया दोस्तों, तुम तो इतना सा याद करके चलो मैं क्या बोल रहा हूं। अयस्क के सांद्रण की कितनी विधियां हैं? 4, ध्रुवीय, झाग, चुंबकीय और रासायनिक। आपसे पूछा जाए रासायनिक विधि से किसका? एल्युमिनियम का। चुंबकीय से लोहे और टिन का। झाग पलवन विधि से सल्फाइड अयस्कों का। और गुरुत्वीय पृथक्करण से अधिक घनत्व वाली धातुओं का होता है। अगर मुझसे पूछा जाए तो इतना आप कम से कम इनके बारे में याद, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कहां कहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आप बिल्कुल याद रख लेना, कुछ भी नहीं है, ये ग्रेविशनल सेपरेशन है, ठीक है ना। ये फ्रोथ बोलते हैं, फ्रोथ मतलब झाग पलवन विधि है। ये मैग्नेटिक सेपरेशन है, और वो कौन सा है? ये केमिकल मेथड है। तो इस विधि से करते हैं। अब देखो क्या हुआ, सबसे पहले अयस्क था, फिर उस अयस्क का क्या कर लिया? सांद्रण कर लिया। और जब अयस्क का सांद्रण हो जाएगा ना, फिर आप क्या करोगे? उस अयस्क को क्या करोगे? ऑक्साइड में परिवर्तित करोगे। तीसरा प्रोसेस, एक बार मैं लास्ट में लिखवा दूंगा आपको प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस क्या है? अगर मुझसे पूछा जाए अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करना, ठीक है, ऑक्साइड में परिवर्तित करना। नहीं भी पड़ेगा ना प्रोसेस, तो मैं आपको जो बोलता जाऊंगा ना उतनी बातें याद रखना, परिवर्तित करना। क्योंकि देखो इतना सीधा नहीं है, क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं है, इसलिए लेकिन मैं आपको अब बताना चाह रहा हूं। देखो किस लिए मैं इस टॉपिक को थोड़ा डीप ले रहा था, वो कारण बताऊं। 2 चीजें आएंगी जो रेलवे में बहुत पूछी गई हैं। देखो सुनो, अयस्क का भाई धातु डायरेक्ट प्राप्त नहीं हुई, पहले आपको क्या प्राप्त हुआ? अयस्क। आपने उसका क्या कर दिया? सांद्रण। सांद्रण का मतलब चूना, पत्थर, कंकड़ के अशुद्धियों को, चाहे वो झाग पलवन से किया, रासायनिक, जिसको जिससे करना था वो कर दिया। फिर क्या करोगे? जो अभी तो अयस्क की है उसमें से अशुद्धियां हटाई है अभी तो, अब उसको क्या करोगे? जो अयस्क था आपका उसको ऑक्साइड में परिवर्तित करोगे। और ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए 1-2 शब्द बहुत जरूरी है, जिनको दोस्तों आप 100% याद करके चलोगे ऑक्साइड में परिवर्तित करने के। क्या तुमने ये शब्द नहीं सुना? का एक होता है भर्जन, और एक होगा, आपने बहुत बार सुना होगा, निस्तापन। ये क्वेश्चन रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है, और इनको बताने के लिए अगर मुझसे पूछा जाए ना, देख लो एक बार सबको, इनको बताने के लिए मैंने आपको इस प्रोसेस को इतना बता है। क्लियर? भर्जन का मतलब क्या है? रोस्टिंग। और निस्तापन का मतलब क्या है? कैल्सिलेशन नेशन। क्लियर? ध्यान रखो, आप पूछोगे सर क्या पूछेगा, अब मेरी बात जैसे मैं बता रहा हूं ना ऐसे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए भर्जन से किसका? सल्फाइड। भर्जन आपसे पूछा जाए किन अयस्क, पहले ये सुन लो, पहले मैं एक बार ये लिख देता हूं। भर्जन क्या होता है? तो आप बोलोगे भर्जन की क्रिया किस में होती है? वायु की उपस्थिति में होती है।
मैं आपको प्रोसेस समझा दूंगा, चिंता मत कर लेना। और निस्तापन क्या होता है, तो आप बोलोगे निस्तापन वो है, ये वायु की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो बता दूंगा आपको। ठीक है, बहुत सीधा है, कोई टेंशन मत लेना, आप शब्द सुनते जाओ पहले। वायु अगर पूछा जाए भर्जन किन अयस्कों का होगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा तो क्लियर याद रखना, भर्जन होता है ना वो सल्फाइड अयस्कों का होता है। जितने भी सल्फाइड, आप पूछोगे सर सल्फाइड अयस्क क्या होते हैं, ये Zn है, अगर इससे सल्फर जुड़ रहा है तो सल्फाइड अयस्क हो गया। किसी से अगर पीबीएस था, जितने भी अयस्क थे जिनमें पीबीएस है, सल्फर जुड़ रहा है, वो सब समझ लो सल्फाइड अयस्क है। और निस्तापन पूछे किन का होता है, तो आप बोलोगे मेरे दोस्त कार्बोनेट अयस्कों का होता है। अरे कैसे अयस्कों का, कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब जिनके आगे CO3 जुड़ रहा हो। ठीक है, अगर ये जिंक ZnCO3 होता तो उसका सांधन किस विधि से होता, निस्तापन का। कौन सा, कार्बोनेट अयस्क, उसको ऑक्साइड में परिवर्तित करने की विधि आती निस्तापन। ठीक है, हाँ अगर पूछे भर्जन में कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो आप बोलोगे SO2 गैस बाहर निकलती है। थोड़ा सा दिमाग भी लगा लेना दोस्तों, एक बात समझ लो आप मेरी, यहां पर अगर अयस्क सल्फाइड है तो SO2 ही निकलेगी, अगर अयस्क कार्बोनेट है तो यहां कौन सी गैस बाहर निकलती है, CO2 गैस बाहर निकलती है। अब आपकी दुविधा है ना, वो मैं बता देता हूं। आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, तो अब सुन लो मेरी बात। क्या होता है, अयस्क था, अरे क्या था अयस्क, मैंने कहा उसको किसमें परिवर्तित करना है, ऑक्साइड में। किसमें, ऑक्साइड में। अब मैंने कहा कि ये भर्जन किसकी, सल्फाइड। ऐसे अयस्क जो सल्फाइड हो, जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, ये जिंक सल्फाइड है, इसको ऑक्साइड में परिवर्तित करने का तरीका क्या है, अभी क्योंकि मुझे जिंक धातु प्राप्त करनी है तो इसका तरीका क्या होता है, जिंक सल्फाइड की क्रिया हम ऑक्सीजन से कराते हैं भर्जन के अंदर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसलिए लिखा था मैंने। क्या बनेगा, तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित करेगा तो ZnO बनेगा, प्लस गैस बाहर निकलेगी SO2। ये रिएक्शन हुई है, ये समझ लो आप, इस रिएक्शन को मैंने बताया है। पहला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, बिल्कुल होता है, देख लो। ये भर्जन में कौन से अयस्कों का, सल्फाइड, ये सल्फाइड अयस्क क्या है, और मैंने कहा कौन सी गैस बाहर निकलती है, SO2। तो तुमको क्या दिक्कत है यार, तुमको रिएक्शन थोड़ी पूछने वाला, तुमसे तो इतना पूछेगा, बात को समझ लो। बहुत बार इनका कंफ्यूज हो जाता है, भर्जन पूछ रहा है कि निस्तापन। भर्जन पूछे, पहला क्वेश्चन तो एक होगा ये कि इनमें से कौन सा भर्जन का गुण नहीं है, तब याद रख लेना, तीनों याद रखना, वायु की उपस्थिति में, सल्फाइड अयस्कों का, SO2 गैस। दो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, भर्जन में कौन सी गैस बाहर निकलती है, SO2, और भर्जन किन अयस्कों का होता है, सल्फाइड। और जब निस्तापन करना होता है तो किन अयस्कों का, कार्बोनेट। तब रिएक्शन कैसे होती है, जैसे जिंक कार्बोनेट है, ये देख लो ZnCO3। अगर मैं इसका निस्तापन करूंगा तो मैंने कहा वायु की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, वायु तो है नहीं, इसको केवल गर्म करते हैं और क्या बन जाता है, ZnO बन जाता है, प्लस कौन सी बाहर निकल जाती है, CO2 गैस। तो तुमको अगर कुछ नहीं रहे तो मैंने जितना बोला है उतना याद रखना, निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में, किन अयस्कों का, कार्बोनेट, और कौन सी गैस बाहर निकलती है, CO2। मैं देखता हूं आपकी क्या प्रोसेस चल रही है, एक बार देख लेता हूं, किसी समझ में आ रहा है ना तुमको, हाँ बोलो। अच्छा अच्छा, चलो इंद्रपाल सिंह जी, तुमने भी कमाल ही कर रखा है, फिर तो ठीक है। आईडी उसके नाम से बना रखी है तो फिर क्यों टेंशन करते हो, तो लोगों को, चलो कोई नहीं, जैसा भी करो आपको, ठीक है भाई। हनुमान, मीना, कैलाश, फिर बार इतना पढ़ा है सर जी, ठीक है। यस, बात समझ में आ रही है, एक बार मुझे यस और नो में आंसर दो। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ बात पल्ले पड़ रही, तो हाँ, एक राकेश सैनी बोला सर ऊपर से जा रहा है, बिल्कुल जाने दो जिनको। सर पूरा पढ़ा हुआ याद आ गया, BL मीना सर आज तक सही समझ में नहीं आया था सर, बिल्कुल रिपीट, हाँ रिपीट, ये बात। अब एक बोला है सर ऊपर से जा रहा, तो अरे जाई ऊपर से रहा है तो क्यों नीचे क्यों लाता है, ऊपर से ही जाने दे। अब समझ, सुनो मेरी बात, एक को भी समझ में नहीं आया ना, इसका मतलब सुनो, क्या समझ में नहीं आया कि सर ये क्या हो रहा है, तो क्यों समझते हो क्या हो रहा है, तुम तो इतना याद रखो ना जितना मैं बोल रहा हूं। तुम्हारा, मैंने पहले बोला, इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। या तो दो तरीके के आसान, पहला आसान पढ़ो ही मत, आराम से समझ में आ जाएगा, चीज को छोड़ ही दो, ठीक है, जो करते भी हैं अपन, जब कोई चीज समझ में नहीं आती छोड़। दूसरा तरीका है कि सर यार ऐसा तो कर दो कि हमारा काम चल जाए, तो काम ही तो करवा रहा हूं मैं आपसे मेन बातें बता रहा हूं कैसे। देखो सुनो, तुम क्या घबरा रहे हो,
अयस्क ऑक्साइड। आप मेरी एक बात को, क्या होता है कभी कभी टीचर जो कहना चाहता है ना, उसके बीच अधूरी बात में तुम सोचते हो कि अरे ये तो यार कुछ लंबा चल रहा है। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपको क्या याद रखना। मुझे भी तुमसे ज्यादा पता है कि तुमको कितना समझ में आ रहा है, दिक्कत आ रही। तो अभी तो मैं जितना समझा रहा हूं उतना तुम तो याद रखो। भर्जन के बारे में क्वेश्चन आपसे देखो क्या पूछे, भूल जाओ, कुछ नहीं रहा। चलो ये पेज हो गए पूरे, मैं इनको एक बार क्या कर देता हूं, सेव कर देता हूं, जिससे आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन पूछ के बताता हूं आपको कितना समझ में आएगा, जब आप मुझे बताना। एक सेकंड रुक जाओ दोस्तों। ठीक है, चलो एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं ना, क्योंकि फिर डिलीट करूंगा मैं इनको। आप इतना याद रखना, भर्जन वायु की उपस्थिति में किन अयस्कों का, सल्फाइड अयस्कों का कौन सी गैस SO2 बाहर निकलती है। निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में तुमसे पूछे किन अयस्कों का होता है कार्बोनेट और CO2 गैस। अब देखो तुम तो दोस्तों ऐसे सोचो कि अगर एग्जाम में ऐसा हो जाए, ठीक है, अगर एग्जाम में तुम तो ऐसे सोचो, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भर्जन इनमें से, भर्जन इनमें से किस अयस्क का होता है, किस अयस्क का होता है। क्लियर है, किस अयस्क का होता है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, सोडियम कार्बोनेट का, क्लियर, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, दूसरा लिख दिया मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है, तीसरा लिख दिया मैंने जिंक ऑक्साइड का, और चौथा लिख दिया मैंने जिंक सल्फाइड का। तो आपको यह पता है कि भर्जन तो सल्फाइड अयस्कों का होता है, इसलिए आंसर जाएगा जिंक सल्फाइड। तो ऐसे सोचो ना दोस्तों, तुम ऐसे क्वेश्चन को बना के देखो। आपसे पूछे निस्तापन किन अयस्कों का होता है, कुछ भी याद नहीं रहे तुम तो याद रख लो कार्बोनेट अयस्कों का होता है। क्लियर। आपसे पूछा जाए निस्तापन में कौन सी गैस बाहर निकलती है, SO2 निकलती है। अगर पूछे भर्जन में कौन सी निस्तापन में कौन सी निकलती है, CO2 निकलती है। और भर्जन में पूछे तो कौन सी निकलती है, SO2। पर इस तरीके से याद रखो। वैसे तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छी तरीका है कि निस्तापन क्या है, तो आप एक समीकरण ऐसे याद रख लिया करो। निस्तापन क्या है, जिंक सल्फाइड है, इसकी ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है और SO2 गैस बाहर निकलती है। जो अच्छे पढ़ने वाले वो ऐसे याद करेंगे, ये सल्फाइड है, इसको का हुआ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ, और कौन सी गैस बाहर निकली, SO2, एक में। और जब निस्तापन होता है तब जिंक कार्बोनेट का होता है, और आपको पता है यहां ऑक्सीजन तो होती नहीं है, केवल गर्म करते हैं तब जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। और यहां कौन सी गैस बाहर निकलती है, CO2। ऐसे याद रख लो अगर रह जाता है। ठीक है, क्या हुआ, प्रोसेस सुन लो। पहला क्या था, अयस्क था, ठीक है। दूसरा क्या था, आपने अयस्क का सांद्रण किया। क्लियर। तीसरा क्या था, आपने क्या किया, सांद्रित अयस्क को, जो अयस्क सांद्रित हुआ था, सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया। ठीक है। चौथा क्या होता है इसमें अंदर, अगर मैं बात करूं, आपकी 10th क्लास की बुक में तो है नहीं, लेकिन अगर आपसे कोई ऑप्शन में मिल जाए ना, तो चौथा अपचयन भी होता है, रिडक्शन। और उसके बाद पांचवा क्या प्रोसेस आ जाता है इसमें, लास्ट एंड फाइनल आ जाता है धातु का परिष्करण। तो कभी अच्छी एग्जाम होती है ना, तो आपसे यह पूछ रहता है शुद्ध धातु प्राप्त करने के चरण कैसे, कौन से हैं। मैं लिख भी दूं जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। शुद्ध धातु प्राप्त करने के चरण, तो कभी आ जाए तो क्रम याद रख लेना दोस्तों, क्योंकि 10th क्लास की बुक में है। पहले अयस्क होता है, फिर अयस्क का सांद्रण करते हैं, फिर सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, फिर अपचयन करते हैं, फिर धातु का परिष्करण करते हैं। आप क्या करोगे दोस्तों, एक बात याद रखना, कभी बीच में से जैसे ऑक्साइड में परिवर्तित करना नहीं आया तो डायरेक्ट फिर अपचयन फिर परिष्करण, वो कभी कभी इधर उधर गायब कर दे,
क्रम इस तरीके से आप याद रख लेना। एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए, एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, मेरी बात को याद करना। मैं तो दोस्तों अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, जितना मैंने आपसे पहले बोला मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। अपन ऐसा नहीं करेंगे भाइयों, ऐसे ही है वो, ऐसे जो डायलॉग चल रहे हैं ना, अपन उनसे बिल्कुल परे हैं। अपन ये है अच्छी मेहनत करो, तुम भी पढ़ने वाले हो, तुम भी सोचो क्या पढ़ रहे हो, क्या समझ बात है काम की नहीं है तो बात समझ। अब कोई चीज थोड़ी सी आप सोचो कि आप सब चीज तो यहां ज्यादा समझ के भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप उस तरीके से याद कर लो, ठीक है ना। तो आप ये बात याद रख लेना। अगर कभी ये पूछा जाए ना, एक शब्द लिख देता हूं मैं यहां, तुम ज्यादा मत रखो, एक सेकंड सुन लो। कभी भी पूछा जाए धातुओं का परिष्करण, कभी भी पूछा जाए धातुओं का, कभी तुमसे पूछा जाए परिष्करण, परिष्करण मतलब होता है फिल्ट्रेशन करना, धातुओं का परिष्करण कभी पूछे किस विधि से करते हैं, तो आप बोलोगे विद्युत रासायनिक अपघटनी विधि से किया जाता है। एक शब्द ये भी याद रख लेना है ना। तो कभी भी पूछा जाए कि रासायनिक अपघटनी विधि से किया जाता है, तो कभी ये पूछ लिया जाए कि धातुओं का परिष्करण किस विधि से किया जाता है, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि से। ये एनसीईआरटी में दे रखा है दोस्तों, याद रख लेना। तो अब दोस्तों तुमको जितना पढ़ाया है, मैं फिर बोल रहा हूं, एक बार रिपीट करता हूं, तुम कुछ मत याद करो। पहला क्वेश्चन क्या याद रखोगे, अयस्कों के नाम तो 100% याद रखने। ये पहले भी पूछे गए अयस्कों के नाम, कौन सा सोडियम का कौन सा है, मैग्नीशियम का कौन सा है, याद रखना पड़ेगा। फिर क्या याद रखोगे आप, पहले ये याद रखोगे कि अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के चरण क्या है, तो आप बोलोगे पहले अयस्क होता है, फिर अयस्क का सांद्रण करते हैं, फिर सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, और फिर मैंने कहा अपचयन होता है और फिर उसका परिष्करण कर देते हैं। क्लियर, ये एक याद कर लेना। एक आप कुछ याद रखोगे तो मैंने कहा आपको पता होना चाहिए कि अयस्क के सांद्रण की कितनी विधियां हैं, तो आप बोलोगे 4। पहली कौन सी, गुरुत्वीय पृथक्करण, दूसरी झाग प्लवन, तीसरी चुंबकीय और चौथी रासायनिक। रासायनिक विधि से एल्युमिनियम का सांद्रण, चुंबकीय से आप बोलोगे टिन का और लोहे का, झाग पलवन से मैंने कहा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण, झाग पलवन को तो मोस्ट लगा देना एग्जाम के लिए, और मैंने कहा एक अधिक घनत्व वाली धातुओं का परिष्करण किससे होता है, गुरुत्वीय। फिर मैंने कहा निस्तापन और भर्जन को याद करना, बार बार रिपीट किया है तो बार बार जरूरत नहीं है याद करने की। और आपको इस तरीके से 3 क्वेश्चन उसमें से इकट्ठा कर लो, जितने कम से कम हो सके उतने याद कर लो, आ जाए तो कोई चीज आपसे छूटे नहीं। इतना तो हो ही जाना चाहिए कि हम लोगों के बराबर तो रहे, उनसे कोई कम कोई। देखो कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कोई दिक्कत, छोटा क्वेश्चन देखो एग्जाम का तरीका क्या होता है, क्या क्वेश्चन छोटा होता है बड़ा, कौन सा सीधा होता है टाइट, कोई सीधा टाइट नहीं होता। जो हमने पढ़ लिया वो सीधा, और जो हमने पढ़ा नहीं वो टाइट। क्लियर, आप मुझे बताओ, अगर आपने कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सब दुनिया ने किया है और तुमने तो पढ़ा ही नहीं, तो तुम्हारे लिए तो वो क्वेश्चन टाइट ही था ना, और किसी ने नहीं किया और तुमने किया हो और वो तुमने पढ़ा है तुम्हारे लिए सीधा हो गया, तो वो तो ध्यान होता है एग्जाम में, पेपर के ऊपर होता है। तो ये ध्यान रखो, इस चीज को समझते चलो, काम की बात आ जाएगी सर। अब अपचयन दोस्तों मैं इसलिए नहीं बता रहा, अपचयन क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो मुझे पूरी प्रोसेस बता दूं, जब जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, इसको कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। जिंक, देखो यहां तक तो प्रोसेस में आता बता सका था, यहां क्यों नहीं बताया कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जैसे जिंक ऑक्साइड के क्या हुआ आपको पता है, मैंने सांद्रित अयस्क को निस्तापन और भर्जन के द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित किया, कर दिया, जैसे ये ऑक्साइड बन गया। इसकी क्रिया फिर कार्बन से करते हैं, और इससे कार्बन से कराएंगे तो अपचयन होगा, तो क्या बनेगा, ये Zn प्राप्त होगा प्लस CO प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त होती है शुद्ध धातु। ये होता है अपचयन, क्योंकि यहां इस कार्बन ने इस जिंक ऑक्साइड का क्या कर दिया, अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन वो अलग है, मैं अलग बताऊंगा रासायनिक अभिक्रिया में। अभी अपचयन, वो अपचयन की बात अभी मत कर लेना, वो अलग से बताऊंगा, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, मुझे पता है क्या पूछेगा वो बता दूंगा। और रासायनिक अभिक्रियाओं में से बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा। अब आपको थोड़े से ऐसे, मैं वही तो बता रहा हूं, लोगों से आगे बढ़ने की प्रोसेस चलो। सबको पता है ऐसी धातु जो द्रवावस्था में पाई जाती है, मरकरी, इनको पढ़ने के लिए नहीं आए हो मेरे पास, कुछ अलग करने के लिए, ठीक है, मेरी बात समझे। और फिर क्या करते हैं, परिष्करण। जब ये जिंक धातु प्राप्त होती है ना, तो अभी भी शुद्ध धातु प्राप्त नहीं हुई, फिर इसका क्या कर देते हैं, मैंने कहा परिष्करण। इसको रासायनिक विधि से इनका क्या कर देते हैं, साफ करके आपको जिंक धातु प्राप्त हो जाती है। तो ये प्रोसेस है, ठीक है, तो वो मत छोड़ना। ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वो अलग से पढ़ाऊंगा रासायनिक अभिक्रियाओं में, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। तो अभी मैंने इतना बताया है, उतना याद कर लेना। ये आपको कम से कम इसके बारे में इतना पता होना चाहिए, धातुओं के बारे में। अगली अगर मैं बात करूं,
तो अगला पॉइंट क्या लेता हूं मैं, एक और ले लेता हूं, चलो आज ही एक लास्ट एंड फाइनल पॉइंट और आता है इस टॉपिक में, धातु अधातु में, जो आपकी रेलवे में आपको बहुत पता है, पूछा जाता है, रटने की चीज है, और वो क्या है, मिश्र धातु होती हैं, और जिनको क्या बोलते हैं दोस्तों, आप सबको पता है, इनको अलॉय बोलते हैं। आप सबको पता है, ये रेलवे में बहुत पूछी जाती है मिश्र धातु, तो पूछी जाती है तो आप भी याद रखोगे, याद ही रखनी। अब इसमें मेरी जरूरत नहीं है, आप अगर मुझसे पूछा जाए इसमें क्या है, आप कहीं से भी लिख लेते हैं इनको, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये आपको कि आप उनको बुक में लिखिए तो बुक में से लिख लो, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, काम की मैं बता रहा हूं, उनको याद कर लेना, सबको रटने की जरूरत नहीं है, वो याद कर लो जो एग्जाम में आ सकती है। और उन मिश्र धातुओं में सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहली एक होती है पीतल, होती है क्या, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो आप बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रास बोलते हैं। आपसे पूछा जाए किससे, मिश्र धातु का मतलब सब पता है ना आपको, अब तो घबराओगे तो नहीं, जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती है, मैंने पहले ही कहा मिश्र धातु। तो आपसे पूछे पहली बात पीतल क्या है, तो आप बोलोगे पीतल मिश्र धातु। कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ग्रुप डी में पूछे गए, उठा के देख लेना, इनमें से मिश्र धातु है लोहा, चांदी, आयरन, पीतल, क्या बोलोगे पीतल, क्योंकि ये एक तत्व नहीं है, ये दो या दो से अधिक धातुओं से। कैसे, पीतल के अंदर एक तो कॉपर होता है दोस्तों, और एक क्या होता है, मैं अलग पेन यूज ले लूं क्या, ले लेता हूं, चलो। एक क्या होता है तो आप बोलोगे सर कॉपर होता है, और एक क्या होता है तो आप बोलोगे दोस्तों जिंक होता है। क्लियर, मैं एक काम और करते चलता हूं, यहां मैं जिनकी परसेंटेज लिख रहा हूं ना उनकी तो याद रख लेना। यहां कॉपर कितने परसेंट होता है पीतल के अंदर, यहां कॉपर 70% होता है। और आपसे पूछा जाए जिंक कितने परसेंट होता है, तो आप बोलोगे Zn होता है, बचा कुचा कितने परसेंट, आप बोलोगे 30% होता है। बोलो किसी को दिक्कत है क्या, सही है बात। हाँ भाई, क्लियर है भाई बात। अगली बात सुनो, कॉपर और जिंक। अगली बात, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, मेरी बात को सुनना, पीतल के बाद अगला क्या आता है, सेकंड, आपको एक पता होगा, एक होता है कांसा, और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज। आपने देखा हो ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक होता है, तो कांसा होता है। ये भी क्या होती है, आप बोलोगे मिश्र धातु होती है। किससे मिलके बनी है, तो दोस्तों आप बोलोगे इसके अंदर भी एक कॉपर होता है, और इसके अंदर ही एक क्या होती है, टिन होती है। Sn को टिन बोलते हैं, आपको सबको पता होना चाहिए। और इसके अंदर कॉपर कितने परसेंट होता है, तो आप बोलोगे 88% होता है। और टिन कितने परसेंट होता है, तो आप बोलोगे 12% होता है। देखो देखो, सबकी परसेंटेज मत याद करना, ना याद रहेगी। मैं जितनी लिख रहा हूं ना उनकी याद रखना, मैं भी उतनी लिखूंगा जितनी आपको जरूरत होगी, ये दो याद रखोगे, ठीक है। तीसरा, बहुत पूछे गए हैं ये पीतल और कांसा, आप कहोगे ये हमेशा पूछे जाएंगे, अब भी पूछे जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनमें सीधा टाइट कुछ नहीं होता है, कितना भी सीधा पूछे तो भी गलती हो जाती है, क्योंकि एग्जाम तक दिमाग काम नहीं करता। पीतल कांसा में कौन किससे मिलके बना होता है, कंफ्यूज हो ही जाता है। तो ये कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है, ये गलती करा ही देते हैं, तो ये हमेशा से पूछे जाएंगे, हमेशा, ठीक है। कांसा के बाद अगली बात सुनो, एक और सुनो, तीसरा, ये तीनों को तुम एक साथ याद करना, मैं आपको बताऊंगा कैसे। एक होता है गन मेटल, तो ये तो इंग्लिश नाम भी गन मेटल होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर क्या क्या होगा, तो इसके अंदर कॉपर भी होगा, इसके अंदर टिन भी होगा, और इसके अंदर जिंक भी होगा। अगर कॉपर की बात करूं तो यहां भी कॉपर 88% होगा, यहां टिन कितना होगा, 10% होगा, या 2% क्या होगी, जिंक। अब देखो तीन मैंने एक साथ लिखे, तुम भी एक साथ याद रखना, ठीक है ना। हाँ, जर्मन सिल्वर आएगा, मेरी बात को सुनना आप, मैं क्या बोल रहा हूं, कॉपर AN नहीं SN जुड़ा। मिट्टू कुमार क्या लिख रहा है, तो मेरी बात को सुनो, तीनों देखो कैसे याद रखूं। आप एक काम करो एग्जाम के लिए, इन तीनों को जैसे मैंने लिखा उसी क्रम में याद करो तुम, ठीक है, जिससे तुमको फायदा रहेगा। देखो ये चीजें ऐसी हैं, गलती कराती है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, तो आप समझ लो। आप पीतल, कांसा, गन मेटल, तीनों में कॉपर है, देखो है। अगर कॉपर के साथ जिंक जोड़ा तो बन गया पीतल, और कॉपर के साथ टिन जोड़ा तो क्या बन गया, कांसा। और तीनों जोड़ दिए, कॉपर, जिंक और टिन तीनों जुड़ गए तो क्या बन गए, गन मेटल। ऐसे याद करके चलो,
कैलाश सर कह रहा है इतना तो फूल पत्ती वाली में भी नहीं आता है भाई, मैं आपको बता रहा हूं, आप पढ़ के देखोगे ना, ये सब फूल पत्ती क्लास बुक क्लास सब अच्छा है दोस्तों, लेकिन आपको पता है अपना काम कुछ अलग है। अपन ये चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। आपके पास बहुत चीजें हैं, मेरे पास आपको चीज को ऑफलाइन बैच के लिए, या मैं ये कहूं बहुत सी चीजें मेरे पास है आपको और मैजिक करने के लिए। लेकिन दोस्तों हमेशा एक सिचुएशन होती है जब एग्जाम नजदीक है हमारी, तो हम अभी टॉपिक के बारे में बात करेंगे ज्यादातर, तो इन तीनों को याद रख लो, ठीक है। अगली बात पर आ जाओ। नेक्स्ट, इसके बाद अगर मैं बात करूं चौथा कौन सा है, देखो फोर्थ, आप सबको पता है ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जर्मन सिल्वर। तो इसको तो इंग्लिश में भी जर्मन सिल्वर ही बोलते हैं, तो जरूरत नहीं है लिखने की। हाँ, क्या क्या होता है जर्मन सिल्वर में, तो आप बोलोगे इसके अंदर, मुझसे पूछा जाए तो इसके अंदर क्या क्या होता है दोस्तों, आप कहोगे सर इसके अंदर निकिल होता है, आप कहोगे सर इसके अंदर कॉपर होता है, आप कहोगे इसके अंदर जिंक होता है, तीनों चीजें होती हैं। चलो याद भी ऐसे ही करो, निकिल जिंक कॉपर। आपको पता है ये 28 नंबर पर आता है, ये 29 नंबर पर आता है, ये 30 नंबर पर आता है। 28, 29, 30 कुछ सर गन मेटल में आप रहने दो, जो बताया है वो बोलो, गन मेटल में क्या बोला है वो ध्यान रखो, ठीक है, क्लियर। आप जर्मन सिल्वर पर आ जाओ, निकिल कॉपर जिंक, आपको पता है 28, 29, 30 तो याद रह जाएंगे। यहां कॉपर ही होता है मेरे दोस्तों 50 से 60%। अगर याद रह जाए तो कर लेना, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं। ज्यादातर परसेंटेज इन तीनों की पूछी जाएगी, मैं फिर बोल रहा हूं, और कहां पूछ सकता है वो बता दूंगा, ठीक है। निकिल, अगर निकिल की बात करूं दोस्तों, तो ये अगर मुझसे पूछा जाए निकिल लगभग 21 से 30% होता है, और जिंक की बात करूं तो ये लगभग 17 से 19% होता है लगभग, ठीक है। तो ये जर्मन सिल्वर भी, निकिल कॉपर जिंक, वैसे मैं ऐसे जर्मन को ऐसे लिख सकता, जर्मन जिंक निकिल कॉपर ऐसे भी, लेकिन बात याद रखना मैंने क्रम से इसलिए लिख दिया 28, 29, 30 जिससे याद रह जाएगा। देखो गलती बहुत पूछा जाएगा एग्जाम में, क्यों पूछा जाता है जर्मन सिल्वर ज्यादा, इसलिए नाम जर्मन सिल्वर है और सिल्वर ही मौजूद नहीं है, चांदी है क्या, नहीं, इसलिए इसका आपको पता है इसका उपयोग किस में करते हैं, जर्मन सिल्वर का मूर्तियां तथा आभूषण बनाने में। वो नकली बनते हैं ना, उनमें जर्मन सिल्वर की पॉलिश होती है, चांदी, इसलिए सिल्वर बोला जर्मन से, चांदी जैसी, वो चांदी जैसी मूर्ति आती है तो चांदी थोड़ी होती है, किसकी पॉलिश होती है, जर्मन सिल्वर की, क्लियर। अगली बात फिर सुनो, जर्मन सिल्वर के बाद नेक्स्ट बोलूं पांचवा, तो एक ये भी याद रखोगे, एक मैग्नीशियम भी होता है, ठीक है, और एक ड्यूरेलियम भी होता है। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में एक जैसी समानता होती है, इसलिए दोनों को अलग अलग याद ना करके तुम एक साथ ही याद कर लो। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है लेकिन उसको भूल जाओ, तुम तो ऐसे याद करोगे जैसे मैंने कहा। अगर पूछा जाए मैग्नीशियम या ड्यूरेलियम, बहुत पूछेगा, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, इसके अंदर एल्युमिनियम होता है दोस्तों। मैं दूसरा पेन ले लूं दोस्तों, एक सेकेंड रुक जाओ। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, तो आप बोलोगे इसके अंदर एल्युमिनियम होता है, इसके अंदर कॉपर होता है, इसके अंदर मैग्नीज होता है, Mn, या मैं लिख दूं Mg। कभी आपको Mn मिल जाएगा, कभी कभी Mg मिल जाएगा, लेकिन कंफ्यूज मत होना, यहां पर एल्युमिनियम की मात्रा 95% तो एल्युमिनियम ही होता है और 4% कॉपर होता है। अब देखो क्या कंफ्यूज होता है, सुनो, आप बुक पढ़ोगे तो दोनों अलग अलग जगह मिलेंगे, वहां एल्युमिनियम तो 95% मिलेगा, एक में कॉपर 1% मिल जाएगा और एक में 4%। आप कंफ्यूज ही मत होना, इनमें से एक ही आएगा, कोई परसेंटेज नहीं पूछी जाएगी, आप याद रखना, क्योंकि दोनों का उपयोग एक ही जगह होता है। आप तो ये याद रखोगे, चाहे मैग्नीशियम पूछे चाहे ड्यूरेलियम, उनमें एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है, या तो मैग्नीज होता है या मैग्नीशियम होता है, ये याद रखो। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है, बहुत पूछेगा मेरे दोस्त, बिल्कुल याद रखना, इसका उपयोग है ना, ये पूछेगा एग्जाम में, वायुयान की बॉडी बनाने में, वायुयान की बॉडी में। और आप सबको पता है कि जो आपके घरों में प्रेशर कुकर होता है ना, उस प्रेशर कुकर के निर्माण में या तो ऑप्शन में मैग्नीशियम मिलेगा या ड्यूरेलियम मिलेगा, बहुत बार पूछा गया है, देख लो दोस्तों।
हाँ 15 से मदन मोहन योग थोड़ा देखो अलग अलग बुकों में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा दोस्तों। मैं फिर बोल रहा हूं जितना बता रहा हूं उतना लगभग में याद रख लेना। कोई कोई बुक में इधर उधर हो रहा हो तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं लगभग बता रहा हूं वो याद रखना, ठीक है ना। क्लियर है दोस्तों, मेरी बात को फिर सुनो। तो कभी भी पूछा जाए मैग्नीशियम, और ये बहुत बार पूछेगा कि वायुयान की बॉडी बनाने में या प्रेशर कुकर के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं, तो आप बोलोगे मैग्नीशियम या ड्यूरेलियम। अगली आ जाओ। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये एग्जाम में बहुत पूछता है दोस्तों, फिर बात को सुन लेना। 6 क्लियर, ये बहुत बार पूछेगा आपसे। एक होता है इस्पात, सुना है क्या इस्पात। कभी कभी तो हिंदी और इंग्लिश नाम ही कंफ्यूज करते हैं। क्लियर, याद रखना इस इस्पात को ही स्टील कहते हैं, ठीक है। तो यही गलती मत करना, इस्पात बोलो या स्टील बोलो बात एक ही है। इस्पात या स्टील की बात करूं तो क्लियर याद रखना किस किस से मिलके बना होता है। तो इसके अंदर आयरन होता है प्लस कार्बन होता है, और लगभग 97 से 98% तो आयरन होता है, और लगभग 2 से 3%, कहीं कहीं आपको बुकों में 1 से 2% भी लिखा होगा। लगभग में ही बोल पाते हैं लगभग दोस्तों, इसलिए याद रखना इस्पात किस किस से मिलके बना है, तो आप बोलोगे आयरन प्लस कार्बन से। याद रखना मेनली तो आयरन ही होगा। स्टील बोलो या आयरन बोलो बात एक ही है। लेकिन मेरे दोस्त एक इस्पात होता है, स्टील होती है, और एक स्टील और होती है, और वो कौन सी होती है, तो आप बोलोगे स्टेनलेस स्टील। सुना हो स्टेनलेस स्टील का मतलब कभी कभी ये एक नॉर्मल स्टील है, इसमें तो किसी परिस्थिति में जंग लग भी सकती है, लेकिन अगर स्टेनलेस स्टील है तो इसमें किसी भी सूरत में स्टील में जंग नहीं लग सकती। इसलिए इस स्टील को बोलते हैं जंग रोधी स्टील। और ये कैसे बनेगी, कुछ भी नहीं होता दोस्तों। अगर स्टील है तो इसका मतलब उसके अंदर आयरन प्लस कार्बन तो होगा, लेकिन अगर साथ में सीआर मिला दिया जाए, क्रोमियम और निकिल, देख लो सीआर को बोलते हैं क्रोमियम, एनआई को बोलते हैं निकिल। जिन लोगों को आज तक अब तक भी तत्वों के नाम याद नहीं हो रहे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्लियर, क्रोमियम और निकिल, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल याद करके चलो चीजों को। बेकेलाइट को बताओ सर, कैसे बता दूं इंद्रपाल सिंह जी। बेकेलाइट की जगह बताऊंगा, चिंता मत करो। बहुलक पढ़ाऊंगा, जब प्लास्टिक पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। तुम जो पढ़ रहे हो ना टुकड़ों में नहीं पढ़ाऊंगा दोस्तों, पढ़ने के बाद अपने आप पता चलेगा एग्जाम में, तो आप फटाफट क्वेश्चंस करते जाओगे। मगर ऐसे नहीं कहीं से भी उठा लो, बेकेलाइट बताओ सर, मेलामाइन बताओ सर, ठीक है, पीबीसी बताओ सर। बेकेलाइट क्यों, सब कुछ बताऊंगा ना, पीबीसी बताऊंगा, बेकेलाइट, ठीक है ना। अरे कोबाल्ट कहां लिखा है मैंने, आयरन प्लस कार्बन लिखा है भाई, ये सीआर है। कोबाल्ट, कोबाल्ट को ऐसे लिखते हैं, ये कोबाल्ट, ठीक है ना। क्लियर, स्टेनलेस स्टील हो गया। एक सुनो, ये मैं पहले भी लिख चुका हूं दोस्तों, आपको पता है, मैंने पहले भी लिखा था रांगा। मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को सोल्डर बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं, सोल्डर बोलते हैं। और मैंने कहा ये किस से मिलके बना है, लेड प्लस टिन से मिलके बना है। इसकी परसेंटेज भी बहुत याद रखोगे। मैंने कहा था 63% टिन होता है और 33% रांगा होता है। और मैं पहले ही कह चुका हूं दोस्तों इस रांगा के बारे में, इसका उपयोग फ्यूज तार बनाने में करते हैं, फ्यूज तार बनाने में। और फ्यूज तार बनाने में तो करते ही करते हैं, और मैंने कहा टांका लगाने में भी करते हैं। टांका बोलो या इसको बोलते हैं बेल्डिंग में एक तरह से। तो बेल्डिंग होती है उसमें टांका लगता है, वो किसका लगता है, रांगा का, इसलिए तो इसको सोल्डर बोलते हैं, ध्यान रखना। चलो देख लो, 20 मिनट नहीं आपको आज मैं क्लास अपने आप बढ़ा देता हूं दोस्तों क्लासों, क्योंकि आपसे ज्यादा मैंने फिर बोला, मुझे चिंता है आपके कोर्स की, ठीक है। और ऐसे नहीं, बहुत आराम से चीजों को, किस चीज को, क्योंकि कभी कभी छोटा टॉपिक एक दिन का, अब ये रह जाता तो कल इसको यहां से चालू करने की बजाय एक नया टॉपिक चालू करते हैं, वो अच्छा है ना। क्यों छोड़ते हैं जब अपने पास टाइम है। बात को क्लियर है रांगा, चलो क्लियर है। एक और सुनो आप, एक आपने सुना है ना, मैं आपको पहले बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक 9 नंबर पर एक एल्निको बताई थी आपको, एल्निको, ये भी मिस धातु होती है, किससे, मैंने कहा था एल्निको चुंबक पढ़ाया था, जब बताया था किससे, एल्युमिनियम प्लस निकेल प्लस कोबाल्ट, ठीक है। और मैंने कहा था इसका उपयोग भी याद रखना स्थायी चुंबक बनाने में करते हैं।
बताया था। क्लियर? एक सुना होगा, ये तो बता ही दिया तो जरूरत ही नहीं थी। एक होता है रोल्ड गोल्ड, ऐसे ही याद रख लेना, रोल्ड गोल्ड। क्या होता है इसके अंदर? तो रोल्ड गोल्ड के अंदर सोना के जो आभूषण बनते हैं, नकली आभूषण, उसके अंदर तो मेनली कॉपर होता है प्लस एल्युमिनियम होता है। 90% तो दोस्तों इसके अंदर 90% तो कॉपर होता है और 10% के अंदर एल्युमिनियम होता है। रखो, याद रखो। बस 2 मिनट के लिए और है ना, ज्यादा नहीं, 2 मिनट के लिए। सर सौर कुकर का हैंडल बनाने में बैकेलाइट बिल्कुल बताऊंगा दोस्तों, क्यों चिंता करते हो, कुछ नहीं बाकी रहेगा। मगर चीजें ऐसे नहीं बताई जाएंगी, जहां जो चीज होगी वही वहीं बताई जाएगी। ठीक है, एक आपको ध्यान रखना, एक टाइप मेटल होता है, कभी सुना है क्या? ये 2 और याद रख लेना, कभी पूछ ले आपसे, है ना। 11वां बता दूं, जो नंबर है वो देख लेना। एक टाइप मेटल, टाइप मेटल को ऐसे याद करोगे तुम, देखो टाइप मेटल रांगा पड़ा था, रांगा के अंदर लेड था प्लस टिन था। ठीक है, उस लेड और टिन के अंदर एक एसबी भी हो, एसबी को क्या बोलते हैं? वैसे तुमको नाम पता होना चाहिए, एंटीमनी बोलते हैं। अगर ये तीनों हो तो इसको बोलते हैं टाइप मेटल बोलते हैं। और इसका उपयोग ध्यान रखने ना, कहां किया जाता है? प्रिंटिंग प्रेस में करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस में उपयोग किया जाता है टाइप मेटल का। ठीक है, जो प्रिंटिंग प्रेस होता है, जो टाइप करने का मेटल होता है, वो कौन कौन सा होता है? लेड और टिन और एंटीमनी का मिश्रण होता है। याद करो जल्दी, ध्यान रखो, एक करो जल्दी, कंप्लीट जल्दी करो। ठीक है, और लिखना चाहूं तो मैं लास्ट एंड फाइनल एक और लिखवा दूं, कॉन्स्टेंटन। ठीक है, आपने नहीं सुना होगा लेकिन तो भी बता दूं, क्योंकि ये कभी पूछ लिया जाए ये किससे मिलके बना होता है, तो मैं कह दूं इसके अंदर एक कॉपर होता है और एक निकिल होता है। और इसका उपयोग कहां करते तो मैं बता दूं, किसी ने साइंस होगी तो एक रेजिस्टेंस बॉक्स आता है, रेजिस्टेंस बॉक्स। किसी ने 12th क्लास के अंदर प्रैक्टिकल किए होंगे तो एक प्रतिरोध बॉक्स आता है, उसके अंदर इस तरीके से 4 ओम 3 ओम के प्रतिरोध निकालते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं, तब ध्यान रखा होगा। तो उस रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर होता है कॉन्स्टेंटर, और वो किससे मिलकर बना होता है? कॉपर और निकिल। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो कभी पूछ भी लिया जाए तो आप याद रखना, ये मैंने कुछ मिश्र धातु लिखाई है, इतनी आपको कम से कम याद रख लेना, ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने जितना बोला है उतना तो आप कम से कम याद करके चलोगे ही चलोगे दोस्तों। क्लियर है? क्या बात समझ में आ रही है? अरे गन मेटल है दोस्तों, गन मेटल मतलब, गन मतलब बंदूक बनाने का मेटल। ये इसमें इसलिए नहीं लिखाया उपयोग, देखो कोई चीज उसी लिए एग्जाम में नहीं पूछेगा गन मेटल, उसको पता है गन मेटल का उपयोग बंदूक में किया जाता है। बंदूक की बॉडी होती है वो किसकी? गन मेटल, इसकी बनी होती है मिश्र धातु की, उसको गन मेटल बोलते हैं। पीतल कांसा सबको पता है, क्या उपयोग लिखवाऊं इनके, इसलिए एग्जाम में वो चीज पूछेगा दोस्तों, जर्मन सिल्वर, मैग्नीशियम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है वायु की बॉडी बनाने में प्रेशर क्यों, यही तो ध्यान रखना होता है दोस्तों, कहां से क्वेश्चन बनेगा कहां से नहीं। फ्यूज तार किसका बना होता है ये पूछेगा। नाइक्रोम छोड़ दिया है दोस्तों, मैं पहले भी लिखा चुका हूं नाइक्रोम, आपको हीटर के अंदर तो बार बार लिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ और मैंने मिश्र धातु लिखा दी, इनको याद रखनी। लेकिन अब और बता दूं आपको मैं, एक पॉइंट और रह गया है, मुझसे पूछा जाए और तुम क्या करोगे, कल मैं आपको एक शब्द और लिखवाऊंगा, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, एक क्रम और बताऊंगा दोस्तों, उसको मैं कल ही बताऊंगा क्योंकि आज के लिए बहुत है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज भी बहुत अच्छी बातें मैंने बताई है, आप ऐसे मत करो कि आज कुछ, ये तो देखो रटने वाली चीजें हैं, ये तो आपको पता है, इनमें तो मैं भी क्या कर सकता हूं, याद करना है। अब आपको सारे ट्रिक नहीं है अपने पास, देखो साफ सुथरी भाषा में बात करता हूं, मुझे नाटक होते नहीं कि ट्रिक ही याद करिए, साइंस है, कोई मजाक नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये ट्रिकों से ऐसे करने लगे ना तो छोड़ो इन बातों को, तरीके से याद करोगे, दिमाग में बैठाओगे वैसे ही याद रह जाएगी, उतने में ट्रिक करोगे उतने में तो याद हो जाएंगी। आप इतना सा काम करोगे, ये तो आपको याद भी होंगी मिश्र धातुएं, और थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, कुछ चीजें आज जो टफ लगी उनको थोड़ा सा काम की चीजें याद कर लो, जैसे मैंने कहा है। इसलिए दोस्तों मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ लगा हुआ हूं, आप कोशिश करोगे तो मैं आपको और
जितना हो सके उतनी अच्छी चीजें बताते जाऊंगा। मैं इसलिए भी ज्यादा बताते जा रहा हूं जिससे कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए ना चलते फिरते, कुछ समय अपने पास कम है तो मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, तो आपको मेरी चीज याद भी रह सकती है एग्जाम तक। तो अगर ऐसा करने से अगर एक क्वेश्चन भी सही हो जाए ना अपना एक्स्ट्रा में जो कर रहे हो उससे एक्स्ट्रा, तो बहुत कुछ होगा। एक का महत्व बहुत होता है दोस्तों, जिस दिन सिलेक्शन होता है और रुकता है, तो एक क्या पॉइंट वन का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो मेहनत करते रहिए। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। कल फिर नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं अगले सेशन में, और एक कल अच्छा टॉपिक लाएंगे अपन जिसमें अपन बात करेंगे डिटेल से। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बहुत धन्यवाद।